लास्ट टाइम हमने जो लेक्चर 5 था उसमें हमने डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन सोर्सेज, किरचॉफ्स लॉज एंड पावर फैक्टर हमने देखा था। इसके अंदर हमने यूपीएस का सिस्टम देखा था जिसमें क्वेश्चन एक बनाया हमने, क्वेश्चन 3 असाइनमेंट 1 का। और इसी तरह हमने वाटर आउटलेट को देखा था एज अ सोर्स। उससे पहले हम सोलर बैटरी के दो सोर्स के तौर पे हम सोलर और बैटरी की एग्जांपल्स ले चुके थे, और थर्ड एग्जांपल हमने वाटर वॉल आउटलेट की ली थी। और उसके बाद हमने यूपीएस सिस्टम और बैटरी के, सोलर बैटरी के डिफरेंट कनेक्शन देखे थे। फिर हमने सिंगल फेज, थ्री फेज एसी सोर्सेज देखे थे। फिर हमने ग्रिड कनेक्टेड सोलर डिज़ाइन कैसे करना है अपने घर के लिए, वो एक असाइनमेंट में क्वेश्चन भी डाला है। और इसी तरह फिर हमने किरचॉफ्स लॉ, हमने केवीएल केसीएल देखा था, उसके अंदर लूप यानी वोल्टेज जंक्शन और नोड यानी करंट जंक्शन, ये हमने दो चीज़ें देखी। और उसके बाद हमने पावर फैक्टर को एक्सप्लेन किया था। तो इसमें हमने फिर ये असाइनमेंट मैंने वन दी हुई है, तो अभी आप इसकी हार्ड मुझे चाहिए होगी। तो हार्ड जब भी आप सीआर को सबमिट कर दें तो सीआर मुझे जो है ना वो दे देंगे हार्ड, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है हार्ड वाली इसकी। तो ये आपके क्वेश्चंस है, ये इन क्वेश्चंस को आप असाइनमेंट बनाए। तो अभी मैं ये करूँगा कि ये वीडियोस इधर रिकॉर्डेड भी है, लेकिन साथ साथ मैं ये करूँगा कि ये आखिर में जब मिड से पहले ना, एक हफ़्ता पहले मैं ये सारे नोट्स जो हैं मेरे पास, जिस तरह ये सारे नोट्स इस तरह के होते हैं, ये मैं वहाँ फोल्डर में अपलोड कर दूँगा इसी लिंक पे। तो आप वहाँ से जो है ना इसको एज आ आप अपनी तैयारी के लिए आपको हेल्पफुल होंगे। अच्छा, इसमें आप देखें यहाँ अब आज का जो एजेंडा है लेक्चर 6, इसमें भी डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉज, पावर फैक्टर एंड एसी, सिंगल एंड पॉलीफेज या मल्टी फेज या थ्री फेज सिस्टम। ठीक है, पॉली फेज में ज़्यादा फेज आ जाते हैं, लेकिन हम थ्री फेज सिस्टम देखेंगे, सिंगल फेज और थ्री फेज सिस्टम। तो किरचॉफ्स और पावर फैक्टर लास्ट टाइम हम देख चुके हैं, लेकिन टुडे वी विल जस्ट solve some problems or examples how to apply the Kirchhoff law with the real time problems and power factor to find solutions of the problems। ठीक है, तो आज हमने इसकी एग्जांपल्स करनी है। तो ये आपके मिड में शामिल होगी एग्जांपल्स वगैरह। तो मिड के अंदर जो आपका सिनेरियो होगा ना क्वेश्चंस का, एक पहला क्वेश्चन होगा आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आंसर्स का। उसमें जितने भी लेक्चर हमने पढ़े ना, इसी में से मैं एक शॉर्ट दो दो तीन तीन लाइन का आंसर आपने लिखना होगा है, एक क्वेश्चन दूंगा। इस तरह के 5 क्वेश्चन हो सकते हैं या 10 हो सकते हैं, कोशिश करूँगा 5 क्वेश्चन हो, दो दो नंबर के हो तो 10 नंबर का वो हो जाएगा पहला क्वेश्चन। दूसरा जो है वो आपका दूसरा क्वेश्चन में जो है ना उसके दो पार्ट होंगे, उसमें दो प्रॉब्लम आ जाएंगे। ठीक है, दो प्रॉब्लम में 3 दे दूँगा, उसमें इसी तरह आपने सॉल्व करने होंगे प्रॉब्लम। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल लास्ट टाइम था तो आपने सोलर सिस्टम डिज़ाइन करना है, तो मैं ये एक क्वेश्चन दे सकता हूँ। इसी तरह आज जो है जिस तरह हमने ये किरचॉफ केवीएल हमने लगाना है, नोड वोल्टेज या लूप करंट मेथड। तो इसमें जो एग्जांपल सॉल्व करेंगे इसमें से एक क्वेश्चन दे दूंगा, पावर फैक्टर में से क्वेश्चन दे दूंगा, इस तरह क्वेश्चन दे दूंगा, या सिंगल फेज पॉलीफेज के अंदर से एक क्वेश्चन दे दूंगा, जिस तरह ये क्वेश्चन असाइनमेंट। तो ये इस तरह आपको जो है ना वो क्वेश्चन आ जाएंगे बीच में। तो वो आप दो क्वेश्चन हो गए, कोशिश करूँगा 2 या 3 भी हो सकते हैं, 2 हो जाए या 3। तो इस तरह आपका वो मिड का फॉर्मेट होगा। अब आज का जो मेरा एजेंडा है इसके अंदर हमने किरचॉफ। सर जी जी, सर मेरी अटेंडेंस रह गई है। बस आप खामोश रहें, फिर बाद में देखते हैं। अच्छा, अभी जो देखें यहाँ से ओके आप सर। ये इसके अंदर देखें तो हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं अभी। तो अब वन बाय वन ये सारी मैंने वेबसाइट पे दी हुई है, ये सबको आपको वेबसाइट शेयर भी की हुई है। इसके अंदर ये सारी डाटा मैंने अवेलेबल है। ठीक है, तो आप इधर से आप इसको देख सकते हैं। ये असाइनमेंट 2 भी आपने करनी है अब। ठीक है, तो असाइनमेंट 2 करके तो इकट्ठी फिर जब सीआर को देंगे आप, और वो फिर मुझे हार्ड कॉपी दे देंगे। तो इसके क्वेश्चन मैंने असाइनमेंट के लिख दिए हैं। जिस तरह पहला नोड वोल्टेज का है जो आज हमने करना है केवीएल के अंदर, नोड वोल्टेज मेथड, उसकी एग्जांपल सॉल्व करनी है। एक एग्जांपल सॉल्व मैं आपको करके दे दूंगा, दूसरा मैं खुद नहीं करूँगा, आपको वो जस्ट उसका क्वेश्चन बता दूंगा, तो वो आपने खुद करनी होगी। इसी तरह लूप का भी एक मैं आज कर दूंगा, समझा दूंगा, और एक आप खुद करेंगे। इसी तरह पावर फैक्टर कैलकुलेशन में एक क्वेश्चन मैं आप करवा दूंगा और दूसरा मैं आपको दे दूंगा एज असाइनमेंट के तौर पर। इसी तरह यहाँ भी स्टार डेल्टा कनेक्शन में एक क्वेश्चन करवा दूंगा सिंपल सा, और एक आपको दूंगा। ये आज का हमारा एजेंडा है। तो इसमें देखें तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ आज के ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। तो 3 मेन ऑब्जेक्टिव हैं कि एक हमारा नोड वोल्टेज लूप करंट मेथड,
यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो था वो हमने अप्लाई करना है। और उसके बाद जिस तरह हमने ये देखा है इंट्रोडक्शन टू नोड वोल्टेज कि ये आपका क्या होता है, करंट जंक्शन होता है नोड वोल्टेज में और लूप में वोल्टेज जंक्शन होता है। तो ये अब हम देखते हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरा एजेंडा है हमारा इसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्व करने पावर फैक्टर से रेलिवेंट। तीसरा हमारा सिंगल फेज और थ्री फेज सिस्टम हमने देखना है। सबसे पहला वाला स्टार्ट करते हैं। पहला आप देखें तो इसके अंदर नोड वोल्टेज मेथड हमने सर्किट एनालिसिस का, अगर करंट सोर्स दिए हुए हैं, ये एक एग्जांपल है हमारे पास। आप देखें इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया होगा मिड के अंदर भी, ठीक है। तो उसमें मैं वैल्यूज़ चेंज कर सकता हूँ, इसलिए आपने जब सॉल्व करना है तो हो सकता है ये 70 है, मैं 90 कर दूँ, इधर 5 एम्पेयर है 10 एम्पेयर कर दूँ, समझ लो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर दूँ, इधर सर्किट को थोड़ा मजीद कम्प्लेक्स कर दूँ, तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, आप देखें यहाँ एक 70 वोल्ट का सोर्स है, इधर 5 एम्पेयर का करंट सोर्स है। तो अब आप देखें तो बीच में ये आपके रजिस्टर हैं, ये लोड कह लें या रजिस्टर कह लें, ये आप ऐसे ही कह सकते हैं कि यहाँ ये बल्ब लगे हुए हैं घर के अंदर कोई, जिनकी रजिस्टर, जिनको रजिस्टर के तौर पे शोर किया हुआ है, रजिस्टिव लोड है। अच्छा, आप देखें तो R1 10 ओम है, ये R2 5 ओम है। इस पे अब हमने क्या करना है, नोड वोल्टेज मेथड लगाना है। नोड वोल्टेज मेथड यानी नोड इसके हमने देखने, नोड वोल्टेज मेथड किसी भी नोड पे करंट फ्लो होने वाला करंट जो है वो उसका रिजल्टेंट ज़ीरो होता है। तो नोड वोल्टेज जो है इसके अंदर आपने देखा कि ये देखिए, ये जो नोड है ये असल में करंट जंक्शन होता है। नोड आप देखें इस वक्त ये नोड कौन सा मान रहा है, ये वाला एक नोड है हमारे पास, इसमें एक करंट इधर से आ रहा है 70 वोल्ट सोर्स से, एक करंट 5 एम्पेयर सोर्स से आ रहा है, और इधर से आउट हो रहा है ये इस सोर्स R2 में। इसका मतलब सम ऑफ दिस वन एंड दिस वन विल बी इक्वल टू दिस वन, यानी तीन करंट होंगे, तीनों का सम जो है वो या इसको यानी दोनों का सम इक्वल टू दिस वन, या तीनों का सम का मतलब +1 प्लस I1 प्लस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0, इस तरह। तो ये हमारा क्या हो गया, इसको आप कहते हैं नोड या करंट जंक्शन, या दूसरे लफ्ज़ों में आप इसको कह देते हैं नोड वोल्टेज मेथड, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करना है ये देखें। सबसे पहले हमने नोड डिफ़ाइन किए। नोड कैसे डिफ़ाइन किया, एक नोड ये है हमारा, एक नीचे है, नीचे वाले नोड को हमने रेफरेंस ले लिया, 0 वोल्ट ले लिया, उसको ग्राउंड कर दिया। ऊपर हमारे पास एक नोड यही है, और नोड कोई नहीं बनता, यार इधर सोर्स है आपका और ये भी सोर्स है, तो एक ही नोड बनता है हमारे पास, ये एक हमने वैसे ग्राउंड कर दिया। अब देखिए इस नोड से, इस नोड के और सोर्स के दरमियान ये रजिस्टर है, इस नोड और सोर्स के दरमियान ये रजिस्टर है, इस नोड और ग्राउंड के दरमियान ये रजिस्टर है। बस सारे जो भी रजिस्टर थे या जो भी कंपोनेंट्स थे वो इसमें कवर हो गए एक ही नोड से। अब इस नोड का नाम हमने दे दिया VA। अब इसको हमने क्या दिया VA। अच्छा, VA है नोड, इस नोड को हमने इधर इसका भी नाम दे दिया VB, इसको कह दिया हमने VB। और इधर हमने इसको नाम देने की ज़रूरत नहीं है, VC भी कह देंगे तो ये डायरेक्ट ही वोल्टेज आपको नज़र आ रहा है कि 70 वोल्ट है। इधर वोल्टेज नहीं है, इधर करंट है, तो इधर हमें वोल्टेज के लिए VB कह दिया कि वोल्टेज इधर क्या होगी वो हम देख लेंगे। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब होगा क्या, ये जो पॉइंट है VA, इसमें होगा क्या, करंट एक इधर से आएगा, इसको हमने I1 कह दिया, प्लस I1। इधर से जो करंट आएगा इसको I3 कह दिया, और एक करंट ये, कोई भी करंट के नाम डिफरेंट रख सकते हैं, ये I1 है, ये I2, तरतीब इधर से लेफ़्ट से हमने शुरू की, ये I1 है, लेफ़्ट से राइट क्योंकि सोर्स से फ्लो होगा, और ये टॉप से बॉटम I2 है, और ये जो है राइट से लेफ़्ट क्योंकि करंट सोर्स लगा हुआ है इधर कनेक्टेड है। तो ये हमने कहा कि प्लस I1 है, ये सोर्स सप्लाई कर रहा है करंट, ये भी ये करंट सोर्स सप्लाई कर रहा है I3 प्लस I3, और ये जो करंट आउट हो रहा है यहाँ से इस नोड से, यानी इन जो हो रहे होंगे नोड से उसको प्लस कह देंगे, जो नोड से आउट होगा उसको हम माइनस कर देंगे। तो ये देखें दो नोड की तरफ करंट फ्लो हो रहे थे टुवर्ड्स नोड, पॉजिटिव ले ले, जो नोड से आउट हो रहे थे वो नेगेटिव ले ली, तीनों का सम यानी I1 माइनस I2 प्लस I3 विल बी इक्वल टू 0, या इसको ऐसे कह सकते हैं कि I1 और I3 का सम विल बी इक्वल टू I2। तो ये हमारा, इसको कहते हैं नोड वोल्टेज मेथड। तो ये अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, अब आप देखें तो इसके अंदर अब हमने इसकी वैल्यूज निकालनी है। सबसे पहले हम देखते हैं V इज इक्वल टू आई आर, हम ओहम लॉ देख चुके हैं, इसमें I निकालना हो तो V ओवर R आ जाएगा। तो अगर I1 आपने फाइंड करना है, ये I1 करंट,
तो V1 ओवर R1 आ जाएगा, यानी इसकी वोल्टेज इसके क्रॉस और इसका रजिस्टर की वैल्यू तो 10 है, ऐसे ही है ना, रजिस्टर की वैल्यू तो 10 है, लेकिन V1 क्या होगा, यानी इस रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज क्या होगी, वो क्या होगी, हायर पोटेंशियल वोल्टेज माइनस लोअर पोटेंशियल वोल्टेज। तो 70 माइनस VA, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा इन दो वोल्टेज का, वो आपकी V1 होगी। तो I1 क्या आ जाएगा, 70 माइनस VA डिवाइड बाई R1 जो कि 10 ओम है। इस तरह हम I1 निकालेंगे। I2 निकालें, I2 क्या होगा, ये करंट फ्लो होगा। I2 क्या होगा, इसके क्रॉस वोल्टेज वो क्या आएगी, VA माइनस ज़ीरो, यानी इधर ऊपर हायर पोटेंशियल पे VA है, लोअर पोटेंशियल पे 0 वोल्ट है ग्राउंड, तो VA माइनस ज़ीरो, ये VA ही रह जाएगा, VA डिवाइडेड बाई इसकी रेजिस्टेंस 5 ओम है, तो ये I2 आ जाएगा। तो I2 का रिलेशन भी इसमें पुट कर देंगे। अब I3 का निकालना है, तो I3 क्या होगा, I3 VB माइनस VA आएगा, ऐसी है, यानी इसके क्रॉस वोल्टेज। तो I3 डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, क्योंकि करंट हमें पता है पहले, इस पर तो 5 एम्पेयर फ्लो हो रहा है, यही 5 एम्पेयर इस R3 के अंदर फ्लो हो रहा है। तो इधर तो डायरेक्ट ही आपको VB भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, VB माइनस VA करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ वोल्टेज आपकी करंट इंटू रेजिस्टेंस आ जाएगा, V इज इक्वल टू IR। तो करंट इसमें से 5 एम्पेयर फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस इसकी 6 है, तो 5 इंटू 6 ये आपका इसके क्रॉस वोल्टेज आ जाएगी। या अगर सिर्फ I3 की वैल्यू इधर पुट करनी है, तो I3 वैसे डायरेक्ट ही आप 5 एम्पेयर पुट कर देंगे, समझ गए। तो ये I1 I2 का रिलेशन निकाल लेंगे, और I3 आपका 5 एम्पेयर डायरेक्ट आ जाएगा, क्योंकि ये करंट सोर्स है। ये अब हम लिख लेते हैं इधर, ये देखिए यही किया हमने, इधर देखें अगर, तो ये देख, ये हमने क्या किया है, ये देख रहे हैं अब आप कि 70 माइनस VA डिवाइड बाई 10, ये इसके क्रॉस वोल्टेज आ गया, माइनस VA माइनस ज़ीरो, यानी VA ही आ गया, VA डिवाइड बाई 5 ओम, ये I2 की वैल्यू आ गई। I3 हमारा जो है ना, यहाँ से करंट जो है वो आपका 5 एम्पेयर है, 5 एम्पेयर हमें पहले ही पता है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से VA आप फाइंड कर सकते हैं। देखें इस रिलेशन के अंदर सिर्फ जो अननोन है वो सिर्फ एक ही पैरामीटर है, VA। तो इस VA को आप फाइंड कर सकते हैं। अभी इसको कैसे करें, मल्टीप्लाई कर दें 10 से, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दें इसको दोनों साइड से, तो ये 70 माइनस VA रह जाएगा, और माइनस ये इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 2VA हो जाएगा, प्लस इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 50 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। ये हमारा रिलेशन बन गया। इससे अब आप निकाल लें, माइनस 2VA और माइनस VA 3VA हो जाएगा, और 70 और 50 क्या हो जाएगा, 120 है। तो इस तरह आप करेंगे कि VA आ जाएगा आपका 120 इज इक्वल टू 3VA, और यहाँ से आपका VA 40 वोल्ट आ जाएगा। तो आपका VA आपको मिल गया 40 वोल्ट। तो आपने सर्किट का ये जो नोड के ऊपर वोल्टेज है वो हमने फाइंड कर लिया VA। असल अब इसको सॉल्व क्यों कर रहे हैं, सॉल्व हम कर रहे हैं, हम इसमें से ये देखना चाह रहे हैं कि इसकी सारी वोल्टेजेस हमें हर सर्किट के, यानी हर कंपोनेंट के क्रॉस ये जो KVL हम अप्लाई कर रहे हैं, या KCL या किरचॉफ लॉ अप्लाई करते हैं, उसमें हम यही देखते हैं कि इन रजिस्टर के क्रॉस, या जो भी रजिस्टर हो, इंडक्टर हो, कैपेसिटर हो, उसमें फ़्लो होने वाला करंट, वोल्टेज, सारे पैरामीटर हमें फाइंड हो जाए, बस ये हमारा मकसद होता है उसको सॉल्व करने का। वो पता चल जाए तो हमें हर चीज़ हम फाइंड कर लेते हैं। अब ये हमारा 40 वोल्ट आ गया। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, अब हम करंट फाइंड कर सकते हैं। करंट के लिए क्या करेंगे, I1 फाइंड करना है। तो I1 कैसे करेंगे, आपको ये 40 वोल्ट पता चल गया VA, तो I1 क्या होगा, ये वोल्टेज इसके क्रॉस वोल्टेज रजिस्टर के क्रॉस क्या होगा, 70 माइनस 40 यानी 30 डिवाइड बाई इसकी रेजिस्टेंस 10, तो ये आपका 3 एम्पेयर हो जाएगा I1 भी फाइंड हो गया। अब I2 निकालना क्या होगा, 40 माइनस ज़ीरो यानी 40 डिवाइड बाई इसका रेजिस्टेंस कितना था, इसका रेजिस्टेंस था 5 ओम, 5 ओम पीछे हम देख चुके हैं 5 ओम, तो 40 डिवाइड बाई 5 ये 8 एम्पेयर हो जाएगा। तो आपने I1 भी फाइंड कर लिया, I2 भी फाइंड कर लिया, और ये देखिए ये 3 एम्पेयर हो गया, ये आपका 8 एम्पेयर हो गया, ये फाइंड कर लिए। इधर आपको 5 एम्पेयर पहले ही पता है, तो आप देखें इससे आपको समझ भी आ जाएगी, 3 एम्पेयर यहाँ से फ्लो हुआ, 5 एम्पेयर यहाँ से, और टोटल 8 एम्पेयर नीचे फ्लो हो गया। इससे आपको पता चल गया कि आपकी कैलकुलेशन ठीक है, तो ये आपको काउंटर चेक हो गया कि आपने कैलकुलेशन ठीक की। अच्छा, इसी तरह देखें यहाँ यहाँ अगर आप देखें तो ये अब आपका हमने निकाल लिया। अच्छा, अब हम VB फाइंड करते हैं, इस पॉइंट पे वोल्टेज क्या है। अच्छा, इस पॉइंट पे जो वोल्टेज है ये फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये आपका V इज इक्वल टू IR होता है। अब यहाँ से V3 इसके क्रॉस वोल्टेज हमने निकालनी, V3 जो कि होगा I3 इंटू R3।
I3 इंटू R3। I3 इसमें से करंट क्या फ्लो हो रहा है 5 एम्पेयर और R3 6 है। तो I3 R3 हमें फाइंड मालूम है। और V3 के अंदर V3 को आप लिख लें VB माइनस 40, जिस तरह इधर लिखा था। तो VB माइनस 40 यानी VB माइनस VA। तो VA भी पता है हमें 40, यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो होता है। तो VH इसको आप VB यानी हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। अभी हम अज्यूम कर रहे हैं कि हाई पोटेंशियल पे, अगर ये हाई पे ना हुआ तो वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, हमें उससे आइडिया हो जाएगा कि ये जो हाई पे नहीं है लो पे। अच्छा VB माइनस VA, VB माइनस VA क्या है ये 40 है, इज इक्वल टू I3 R3। I3 इसमें से करंट जो फ्लो हो रहा है 5 एम्पेयर है और R3 इसका 6 है। तो 5 और 6 30 आ गया माइनस 40। VB 40 को आप दूसरी साइड पे ले जाए प्लस कर दें तो VB आपका 70 वोल्ट आ जाएगा। तो आपको पता चला कि ये भी 70 वोल्ट है, यानी आपने 70 वोल्ट का सोर्स लगाया और इधर 5 एम्पेयर का जो सोर्स लगाया ये भी 70 वोल्ट ही इस नोड पे वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये अब आपको ये फाइंड हो गया। तो ये अब आपकी सारी एग्जांपल देखें, कितनी आसान सी एग्जांपल थी जो मैंने आपको बता दी। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। अब सेम इसी तरह का प्रोसीजर आपने अप्लाई करना है। ये इसमें देखें, इसमें नोट ज़्यादा आ गए बस। ये आपकी असाइनमेंट का क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ये जो क्वेश्चन 1 है ना असाइनमेंट का, ये नीचे ये लिखा हुआ है, ये आपका क्वेश्चन ये है। जो ये अब इस क्वेश्चन को मैं ये करता हूँ कि यहाँ ना इस पे पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं अपलोड कर दूँगा उधर ही। ठीक है, एग्जाम्पल 2 क्वेश्चन 1, ये मैं इसको कॉपी करके ये, और इसको मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन 1 ऑफ असाइनमेंट। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन 1 और असाइनमेंट 2, ये आप यहाँ से इसको मैं अपलोड कर दूँगा वहाँ, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। इसको मैं सेव कर देता हूँ यहाँ से। असाइनमेंट 2 क्वेश्चंस, फिगर क्वेश्चंस फिगर हैं। ठीक है, फिगर्स लिख देता हूँ। अच्छा चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया, ये अब आप सॉल्व खुद करेंगे। ठीक है, ये सॉल्व हुई है लेकिन आप खुद इसको खुद करना है, बड़ा आसान सा है, तो ये आप खुद कर लीजिए। अच्छा आगे चलते हैं। नेक्स्ट में हम देखते हैं अब हम लूप करंट मेथड देखते हैं, मैक्सवेल लूप करंट मेथड जिसको कहते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ, एक आप खुद कर लें। अब देखिए यहाँ आप देखें तो लूप मेथड से आपने करना है सॉल्व। इसको देखें आप उससे भी कर सकते थे, नोड मेथड से भी। तो मैंने क्वेश्चन में आपको बताया होगा कि आपने कैसे सॉल्व करना है, लूप करंट मेथड से करना है या नोड वोल्टेज मेथड से। तो जो मैं लिखूँ वो उसी से आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये उल्टा कर दिया तो फिर वो रॉन्ग हो जाएगा। कर दोनों से सकते हैं, तो कुछ जगह पे आप हो सकता है कि एक्सेप्शन भी हो, लेकिन हम इसको किसी भी तरीके से सॉल्व इस सर्किट को फिलहाल कर सकते हैं। ये देखें, इसमें आप देखें ये आपका सर्किट है, 90 वोल्ट सोर्स है, 5 एम्पेयर है, इधर 3 रजिस्टर है। हमने रजिस्टर्स को नाम दे दिया R1 R2 R3। अच्छा अब हम देखें तो इसमें हमने किया ये है कि ये नाम आप खुद दे दीजिएगा, मतलब ये सर्किट हो सकता है इसमें R1 R2 R3 ना लिखा हो, या इसमें सर्किट में ना R1 R2 R3 इस तरह लिखा हो, और नीचे मैंने आपको क्वेश्चन में R1 इज इक्वल टू 9 ओम लिख दी, R2 6 ओम, R3 8 ओम। ठीक है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना। और इसको मैं फॉर एग्जांपल इधर V1 लिख दूँ या VA लिख दूँ, और नीचे मैं क्वेश्चन में लिख दूँ कि VA इज इक्वल टू 90 वोल्ट है, और इधर मैं लिख दूँ I सोर्स लिख दूँ, और मैं नीचे लिख दूँ I सोर्स इज इक्वल 5 एम्पेयर। ठीक है, तो इस तरह भी हो सकता है कि मैं इनको डायरेक्ट इधर नाम ना दूँ, बल्कि इधर आपको V1 या V सोर्स, I सोर्स, R1 R2 R3 इधर लिखा हो और नीचे उनकी वैल्यूज में लिख दूँ, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना उससे, आपने समझ आना है। अब ये देखिए, इसको हमने इसके हमने इसको इसके जो नोड है इनमें हमने इनको नाम पहले दिए, VA, इसको VB VC। ठीक है, और नीचे हमने इसको ग्राउंड करना है, एक रेफरेंस लेना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखें, अब हम लूप करंट मेथड देख रहे हैं, तो हमने लूप ये यानी ये लूप है,
अच्छा, एक होता है मैश और एक लूप होता है, ये चीज़ भी आपने फ़र्क समझना है। मैश ये होता है, ये क्वेश्चन में दे सकता हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैश एंड लूप एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस विद एग्जांपल। तो आप इस तरह का सर्किट बनाएंगे। अब देखिए मैश ये होता है, मैश ये होता है कि आपका जिसके अंदर आपका ये यानी फॉर एग्जांपल ये देखें, ये एक लूप बनता है, यानी एक करंट इधर से फ्लो होगा, एक लूप हमारा ये बनता है। अच्छा, एक लूप और भी बनता है, यानी इस तरह लूप बन सकता है ये, यानी ऐसे भी तो करंट फ्लो हो सकता है ना, यहाँ से ऐसे आउटर आउटर लूप के अंदर। तो इसका मतलब इस सर्किट में लूप 3 है। अच्छा, मैश क्या होता है? मैश वो सबसे छोटा स्मॉल जो है ना वो कंप्लीट सर्किट होता है कि जिसके अंदर मज़ीद आपका जो है ना मज़ीद आपका यानी मैश नहीं बन सकता या मज़ीद लूप नहीं बन सकता उसमें। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, इस सर्किट के अंदर ये वाला जो है ये मैश भी कहेंगे इसको, यानी इसके अंदर मज़ीद आप मज़ीद इसको सर्किट को डिवाइड करके और करंट फ्लो नहीं करवा सकते, इसमें करंट यही फ्लो होगा। एक मैश हो गया, दूसरा मैश यहाँ हो गया, ये भी एक ही बनेगा, इससे ज़्यादा इसको मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। इसके बाद 2 मैश हैं, मैश 2 हैं और 3 लूप हैं इसमें। तो इस तरह आप मैश और लूप का फ़र्क भी आप देख सकते। अच्छा, अब आप देखें तो इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस के नाम से मैं एक बना लेता हूँ ताकि लूप वर्सेस मैश। ये फिर आसानी हो जाएगी, उसको भी याद रहेगा। क्वेश्चंस मिड ये भी हो सकते हैं, चेंज भी कर सकता हूँ, फ़िलहाल तो मैं जस्ट रिमाइंडर के लिए। अच्छा, अब आप देखें नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ आगे चले नेक्स्ट में देखें तो ये लूप हमने ये करंट फ्लो हो रहा है, यानी एक लूप बनाया। ऐसा दोनों को क्लॉकवाइज करना है। नॉर्मली हम क्लॉकवाइज करते हैं, तो दोनों को क्लॉकवाइज, एक नहीं एक को क्लॉकवाइज और एक को एंटी कर दे, इस तरह नहीं करना। ये देखिए एक क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है I1, और दूसरे मैश में आप देखें तो दूसरा लूप हमने करंट जो फ्लो हो रहा है वो I2 है, ठीक है। तो ये दो हमारे बन गए। अच्छा, अब हम ये करेंगे तो अब ये जो वोल्टेज सोर्स है इसको हम ये करते हैं कि नेगेटिव से पॉजिटिव, जो नेगेटिव से पॉजिटिव करंट फ्लो होता है इसको हम कहते हैं लोअर से हायर पोटेंशियल पे जो करंट फ्लो होता है उसको कहते हैं ये पॉजिटिव वोल्ट है, इसको हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। यानी करंट सप्लाई वोल्टेज सोर्स जो है वो करंट को सप्लाई कर रहा है। और अगर उल्टा हो, करंट जो है ना इसमें से फ्लो हो रहा हो, तो फिर हम इसको यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हो तो फिर हम इसको नेगेटिव भी लेते हैं, यानी इसकी वोल्टेज जब हम लूप में किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे। अब आप देखें यहाँ क्या करना है, यहाँ देखिए ये करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट देखें यहाँ से इसको देखें तो लूप क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज में देखें तो ये करंट कैसे फ्लो होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा। इसको हमने प्लस VB लिखा है। VB का मतलब ये बैटरी है ना, तो बैटरी है VB लिख दिया इसको। ये VB ये वाला रेड वाला नहीं है, ये बैटरी वोल्टेज है, यानी जो कि 90 वोल्ट है। आगे माइनस, अच्छा ये जो इसमें से फ्लो होता है करंट पॉजिटिव, हम रजिस्टर में से जो करंट फ्लो जिसमें से इन होता है, तो ये हम इसको इसका वोल्टेज हम नेगेटिव लेते हैं, ठीक। यानी सोर्स का नेगेटिव से पॉजिटिव जो है वो प्लस होगा, प्लस VB। और आगे जो करंट जो रजिस्टर होगा, रजिस्टर में हम क्या करते हैं, करंट जो इन होता है जहाँ से, वो हम कहते हैं कि वो आपका पॉजिटिव है और दूसरी जो साइड है वो नेगेटिव है। तो देखिए पॉजिटिव से आपका इन हुआ है और नेगेटिव से आउट हुआ है, तो ये उल्टा हो गया ना। तो ये नेगेटिव से इन हुआ, पॉजिटिव से आउट हुआ, तो इसको प्लस लिया, तो ये पॉजिटिव से इन हुआ और नेगेटिव से आउट हुआ, तो ये अब आपका क्या आ जाएगा, ये आपका नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव V1 का मतलब रजिस्टर R1 के क्रॉस। और इसी तरह ये देखें पॉजिटिव से इन हुआ, नेगेटिव से आउट हुआ, ये पॉजिटिव नेगेटिव आपने खुद ही जो है ना वो मार्क करने होते हैं। और रजिस्टर में हम करंट जिसमें फ्लो होगा उसको हम जहाँ से एंटर हो रहा होगा उसको हम पॉजिटिव साइड ले लेते हैं। तो अब आप देखें यहाँ, और बैटरी में तो आपको पता है जो स्मॉल टर्मिनल होता है इसको नेगेटिव लेते हैं, और जो लार्जर टर्मिनल बड़ा होता है उसको पॉजिटिव लेते हैं। अच्छा, अब आप देखें तो रजिस्टर में ये -V1 हो गया और ये -V2 हो गया, R2 इज इक्वल टू 0। यही है ना KVL यही है कि आपका इन अ लूप द सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इन अ लूप द अलजेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज इन लूप इज़ 0। तो यही हमने देखा,
यानी ये आप सोर्स वोल्टेज इक्वल होगी इन दो के, या इसको कहते हैं कि प्लस वी सोर्स वोल्टेज माइनस दीज टू विल बी ज़ीरो। ये अब हमने इसको सॉल्व करना है। अब देखें तो इसके अंदर सॉल्व कैसे होगा। सॉल्व करने के लिए आपने करना कि ये है कि वी बी तो 90 आ गया, माइनस वी वन क्या है, वी वन क्या होगा आई वन आर वन, आई वन आर वन हो गया। आपको पता है कि आर वन जो है हमारा 9 है, तो 9 आई वन आ गया, ये नीचे लिख दिया 9 आई, ठीक। माइनस वी टू क्या है, वी टू ये वाली वोल्टेज है, ये कैसे आएगी, बी इज इक्वल टू आई आर होता है। इसमें देखें आर तो इसका आर टू है 6 ओम, ठीक है, लेकिन जो करंट है वो देखें इस लूप के ज़रिए से जो करंट फ्लो हो रहा है, ये देखें टॉप से बॉटम हो रहा है आई वन, और इधर से जो करंट फ्लो हो रहा है वो नीचे से ऊपर फ्लो हो रहा है आई टू। इसका मतलब आर टू में जो करंट फ्लो हो रहा है लेफ़्ट साइड से नीचे को फ्लो हो रहा है और राइट साइड पे ऊपर को हो रहा है, दोनों की डायरेक्शन चेंज है, तो इसका मतलब दोनों का डिफरेंस आएगा, आई वन माइनस आई टू लिख दिया, ठीक है, ये ज़हन में रखना है। तो आर टू इंटू आई वन माइनस आई टू इज इक्वल टू ज़ीरो कर दिया हमने, आर टू की वैल्यू 6 कर दी हमने। अब देखें इसमें भी आई वन और आई टू आ रहा है, आई वन और आई टू, तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी, आई वन को इसको सॉल्व कर लें, 6 आई वन और ये सारा करेंगे तो ये देखें आपका आई वन और आई टू का एक रिलेशन बन गया, इसको 3 पे डिवाइड कर दें तो ये आपका रिलेशन सिंप्लीफाई हो गया, एक रिलेशन हमारे पास ये आ गया आई वन और आई टू का। एक रिलेशन हमने इस लेफ़्ट वाले लूप को सॉल्व किया तो आया, अब राइट वाला करते हैं, एक रिलेशन यहाँ से आ जाएगा, उसमें भी आई वन आई टू आ जाएगा, और फिर हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आई वन फाइंड कर लेंगे, फिर आई टू कर लेंगे। अब ये देखें इस पर अप्लाई करते हैं, इस पर कैसे करेंगे देखें, इस पर करने के लिए आप ये करेंगे, ये तो हमने सॉल्व किया है जस्ट, अच्छा इसमें आप करने के लिए आप ये करें, अच्छा हाँ अब इधर देखें, यहाँ चूँकि करंट सोर्स पहले ही है, हमने लूप इस तरह लगाया हुआ है आई टू क्लॉकवाइज, तो करंट का सोर्स ऊपर को है, इसका मतलब आई टू नीचे को हमने, तो आई टू की डायरेक्शन क्या होगी, आई टू आपका -5 आ जाएगा, डायरेक्ट ही आ जाएगा -5, ऐसे ही है ना। तो आपने ये जो ऊपर रिलेशन निकाला है ये वाला, इसी रिलेशन में पुट करें, इस रिलेशन के अंदर आप वैल्यू पुट करें, आई टू की वैल्यू क्या होगी, ये चूँकि नीचे को है, ये करंट का सोर्स ऊपर को है, तो ये आई टू की वैल्यू -5 एम्पेयर आएगी, तो आई टू -5 इसमें पुट कर दें, तो 5 आई वन -2 और आई टू आपका आ गया 5 एम्पेयर -5, और यहाँ से इज इक्वल टू 30, ये वही रिलेशन है जो पिछली हमने इस लूप से निकाला है 30। अब यहाँ से आप इसको कट करें, और कट करने के बाद आई वन का रिलेशन आपका 4 एम्पेयर आ जाएगा, तो अब आपको पता चल गया कि यहाँ से इस लूप में जो करंट फ्लो हो रहा है वो 4 एम्पेयर है, ठीक हो गया। अब जब ये आ गया 4 एम्पेयर, तो अब आप निकाल लें बाकी सारी वोल्टेजेस भी निकाल सकते हैं, और देखें V2 निकाल लें पहले, ये वाली V2। अब V2 निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि V2 निकालने के लिए V क्या होता है आई आर, V इज इक्वल टू आई आर हमला, तो V2 क्या होगा V2 होगा आपका, ये आई टू नहीं आएगा, ये गलत लिखा हुआ है, V2 आएगा आई वन माइनस आई टू इंटू आर टू, ठीक है। अच्छा अब आप देखें इसका V2, अच्छा V2 क्या है, VB ऊपर वाली वोल्टेज माइनस ग्राउंड वोल्टेज, यानी दोनों में डिफरेंस, तो VB -0 इज इक्वल टू आई टू कितना है, आई टू करंट है इसका, इसमें से जो R2 में से फ्लो हो रहा है वो आपका आई वन माइनस आई टू है, आई वन कितना आया था, आई वन आपका जो है वो 4 एम्पेयर था, ऐसे ही है ना, माइनस माइनस आपका इधर 5 माइनस, और आई टू भी माइनस में था, माइनस माइनस प्लस हो गया 5, 4 + 5 9, तो ये 9 लिख दिया हमने आई टू। और इसी तरह जो है R2 कितनी है, ये रेजिस्टेंस 6 ओम है, तो 9 × 6 आप करेंगे, यहाँ से रिलेशन निकालें तो यहाँ से आपका 54 वोल्ट आ गया, तो ये VB इस पॉइंट पे हमने वोल्टेज फाइंड कर लिया। तो सर्किट को जब सॉल्व करते हैं हम क्या करते हैं, उसमें से फ्लो होने वाले करंट फाइंड कर रहे होते हैं, देखिए आई वन हमारे करंट आ गया, आई टू भी हमें पता है पहले से, और VB भी फाइंड कर लिया, समझ रहे, VA हमें पता है 90 वोल्ट है, VC भी फाइंड कर लेंगे यहाँ से, तो इस तरह हमारे सारा सर्किट सॉल्व हो जाएगा। तो अब देखें ये VB हमारा इस पॉइंट पे वोल्टेज जो है 54 वोल्ट आ गया, ठीक। अब हमने क्या करना है, V3 इसके अक्रॉस हमने वोल्टेज निकाले, तो V3 इज इक्वल टू I3R3। अब क्या करेंगे हम, V3 कैसे निकालेंगे, V3 के लिए हमें चाहिए ये VC, ये देखें ये VC माइनस VB, ये V3 हो जाएगा, VC माइनस VB
इज इक्वल टू आई आर। आई आपका आई टू आ जाएगा और आर आपका 8 ओम आ जाएगा। बी सी माइनस 50। अच्छा वी बी जो है बी सी माइनस वी बी हम निकाल चुके हैं चूँकि 54 है, तो वी सी माइनस 54 इज इक्वल टू आई आर आई थ्री आर थ्री हमारा 8 है। आई थ्री जो था वो आपका आई थ्री अगर आप देखें तो आई थ्री यानी इसमें से होने वाला करंट जो है वो हमने चूँकि हम देखें ये ले रहे हैं। अब इसमें से डायरेक्शन इसकी देखें कि करंट की आई टू तो हमने लिया, लेकिन आई टू का हमें पता चला कि -5 आ रहा है। इसका मतलब करंट की डायरेक्शन 5 एम्पेयर से पता चल रही है कि इधर ही है। लेकिन हमने जब लूप लेने हैं तो लूप में आपने हमेशा क्लॉकवाइज लेना है, तो वो नेगेटिव साइन लगा देंगे, वरना आपका वो सारी मिसलीडिंग हो जाएगी कैलकुलेशन। तो अब हम देखिए 5 एम्पेयर चूँकि करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब हायर पोटेंशियल ये होगा, लो ये होगा, तो हायर माइनस लो। करंट की डायरेक्शन हमने 5 एम्पेयर ली है, ठीक है ना। इसको लूप को फॉलो नहीं किया चूँकि वी बी सी माइनस वी बी है, हम हायर पोटेंशियल ये ले रहे हैं, तो इसलिए हमने ये लिया। अगर हम इस तरह पोटेंशियल करते तो फिर ये माइनस आई फिर आई टू को फॉलो करते, आई टू फिर -5 एम्पेयर आता है, इस तरह भी कैलकुलेशन ठीक हो जाती है। तो ये देखिए बी सी माइनस 54 5 इंटू 8 ये आपको 40 और बी सी आपका हो गया आपका यहाँ से देखें तो 94, तो 94 वोल्ट आ गए। अब देखिए ये 90 वोल्ट था, ये 94 वोल्ट है, ये 54 वोल्ट है। करंट आपके निकला ये 4 एम्पेयर है, ये 5 एम्पेयर है। ये अब 5 एम्पेयर यहाँ से और 4 एम्पेयर ये, इन दोनों को सम करें तो 9 ही आता है। तो ये भी आपको समझ आ गई कि ये 9 वोल्ट। तो इस तरीके से आपने ये सर्किट को सॉल्व कर लिया। अब ये सॉल्व हो गया। इसी तरह की एक दूसरी एग्जांपल है, उसके अंदर ये वाला सोर्स, दोनों वोल्टेज सोर्स दिए हुए हैं। उसमें एक वोल्टेज था एक करंट था, इसमें दोनों वोल्टेज सोर्स, दोनों करंट सोर्स भी हो सकते हैं। इस तरह मैं चेंज भी कर सकता हूँ थोड़ा सा, तो इसको आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है अच्छी तरह। अब ये देखें तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है असाइनमेंट 2 का। इसको भी मैं इधर लिख देता हूँ, ये आपको अपलोड कर दूँगा वहाँ, ठीक है। तो ये अब आप सॉल्व खुद कर लीजिएगा, ये हो गया, ठीक है। अच्छा अब हम नेक्स्ट चलते हैं, इसको आप खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा, इसी तरह ये हो जाएगा। अब हम दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा जो था 24 पेज पे, हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव, अभी हम दूसरे पे आ गए। वो कौन सा है, हमारा पावर फैक्टर का, जो कि लास्ट टाइम किया था। उसको भी हम देखते हैं कि पावर फैक्टर को थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। अब यहाँ देखें तो पावर फैक्टर क्या है। पावर फैक्टर में लास्ट टाइम देखा था हमने, पावर फैक्टर होता है ट्रू पावर ओवर अपेरेंट पावर। ट्रू पावर भी कहते हैं, एक्टिव पावर भी कहते हैं, रियल पावर भी कहते हैं, ठीक है। तो और डिवाइड बाय अपेरेंट पावर, अपेरेंट पावर भी कहते हैं इसको, टोटल पावर भी कहते हैं इसको, ठीक है। अच्छा ये आपका ट्रू पावर डिवाइड बाई अपेरेंट पावर, या पावर फैक्टर को हम इस तरह लिखते हैं cos फाई। लास्ट टाइम हमने देखा था cos फाई। रेजिस्टेंस ओवर इम्पीडेंस आर ओवर जेड, इस तरह भी हम पावर फैक्टर निकालते हैं। और यहाँ ट्रू पावर और अपेरेंट पावर, अगर आपको ट्रू पावर और अपेरेंट पावर फाइंड हो फिर भी पावर फैक्टर आ जाएगा। रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस हो तो इससे भी पावर फैक्टर निकाल लें। अच्छा अपेरेंट पावर कैसे फाइंड करते हैं। अपेरेंट पावर का फार्मूला होता है, अपेरेंट पावर टोटल पावर होती है ये ट्रू पावर का स्क्वायर प्लस रिएक्टिव पावर, इसको रिएक्टिव पावर कहते हैं, रिएक्टिव पावर का स्क्वायर अंडर रूट। अपेरेंट पावर को एस से भी डिनोट करते हैं, ठीक है ना, एस, और इसको पी से और इसको क्यू से, ठीक है। तो ये देखिए आपकी ये ट्राइंगल, पावर ट्राइंगल इसको कहते हैं। मैं अगर आपको क्वेश्चन पूछूँ कि पावर ट्राइंगल ड्रा करें, तो आपने पावर ट्राइंगल ड्रा करनी है, पावर ट्राइंगल टू फाइंड पावर फैक्टर, ठीक है। तो पावर ट्राइंगल आपने कैसे फाइंड करनी है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए अब आप देखें तो इसमें, अब यहाँ से देखें पावर ट्राइंगल में ये ट्रू पावर है यानी बेस, ये हाइपोटेन्यूज ये अपेरेंट पावर है, और ये आपकी रिएक्टिव पावर होती है, फाई ये होता है। अब कॉस फाई कैसे आएगा, ट्रू पावर डिवाइड बाई, क्योंकि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है ना कॉस। साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। टैन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो हमें चूँकि कॉस चाहिए तो कॉस फाई पावर फैक्टर है, कॉस फाई क्या होगा, ट्रू पावर डिवाइड बाई अपेरेंट पावर। पावर फैक्टर यूनिटी, यूनिटी का मतलब ये होता है कि पावर जितनी आपने पावर ट्रांसफ़र की सोर्स से, वो सारी की सारी पावर जो आपका लोड था, जो कि रेजिस्टिव लोड था, उसने अब्जॉर्व कर ली। तो इसको कहते हैं पावर फैक्टर यूनिटी है। अदरवाइज इंडक्टिव और रिएक्टिव के केस में डिफरेंट होता है। अब ये एग्जांपल लेते हैं, इसमें से पावर फैक्टर निकालना है। इस तरह की मैं क्वेश्चन दूंगा आपको और आपने पावर फैक्टर फाइंड करना होगा। ये देखिए ये क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका घर में एक सोर्स है, फॉर एग्जांपल 220 वोल्ट का सोर्स भी हो सकता है, 120 वोल्ट का सोर्स है,
और 60 हर्ट्ज़ है। मैं इसमें चेंज भी कर सकता हूँ, मैं 220 वोल्ट कर दूँ जैसे घरों में हमारे होती है 220 या 230 वोल्ट, और 50 हर्ट्ज़ कर दूँ हमारे पाकिस्तान। तो इसमें आप देखें तो इसमें हमने फाइंड करना है, और एक रजिस्टर है और एक इंडक्टर है, ठीक। ये रजिस्टर, इसकी रियल एग्जांपल आप ये भी कह सकते हैं, ये फ़ैन है फॉर एग्जांपल, मैं ये भी कह सकता हूँ ये फ़ैन लगा हुआ है घर के अंदर जो सीलिंग फ़ैन है, और ये उसकी रेजिस्टेंस है, ये उसका इंडक्टेंस है। फ़ैन में यही होता है ना, फ़ैन में रेजिस्टेंस भी होती है और इंडक्टेंस भी होती है, इंडक्टिव लोड होता है। तो ये उसको 220 वोल्ट दिए हैं और ये आपका 50 हर्ट्ज़ है, ठीक है। तो मैं इस सर्किट को इस तरह भी लिख सकता हूँ कि इस सर्किट को मैं आपको लिख दूँ कि 230 वोल्ट सोर्स 50 हर्ट्ज़, 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज़ source is AC source is single phase AC source is applied to a fan having या load having a resistance of 100 ohm and inductance of 200 मिली हेनरी। तो जस्ट फाइंड द पावर फैक्टर ऑफ दैट सर्किट, ठीक। तो मैं ये सर्किट ड्रा ना करूँ, आपको ये भी कह दूँ कि ये स्टेटमेंट लिखूँ और आपको कहूँ कि ये सर्किट भी ड्रा करें और फिर उसको पावर फैक्टर भी फाइंड करें, तो आपने फिर ये करना होगा। अब इसमें से करंट फ्लो करना हमने फाइंड करना है, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम रिएक्टेंस निकालेंगे। ये देखिए इसकी रेजिस्टेंस तो पता है हमें, जिसको आर कहते हैं, लेकिन इसकी रेजिस्टेंस निकालने के लिए हेनरी में इंडक्टेंस है, इसकी रेजिस्टेंस निकालने के लिए इसको कहते हैं रिएक्टेंस एक्सएल। एक्सएल कैसे निकालेंगे? 2/FL, फ्रीक्वेंसी 60 है, इंडक्टेंस उसने दी हुई है 200 मिली हेनरी, मिली का मतलब 10⁻³ कर दें इसको, हेनरी आ जाएगा। यहाँ से एक्सएल आ गई 75.398 है, ठीक है। जब एक्सएल आ गई तो एक्सी इधर है ही नहीं, यानी इधर इंडक्टर है, कैपेसिटर है ही नहीं। जब कैपेसिटर नहीं है तो एक्सएल माइनस एक्सी ज़ीरो हो जाएगा। एक्सएल की वैल्यू हमारे पास है, आर भी हमारे पास 100 है, तो आर स्क्वेयर एंड प्लस एक्सएल स्क्वेयर अंडर रूट करेंगे तो जेड आ जाएगा, तो जेड की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। तो पावर फैक्टर हमने देख लिया है कि आर ओवर जेड होता है, एक फार्मूला इसका क्या है, आर ओवर जेड, तो यहाँ से भी पावर फैक्टर निकाल सकते हैं। अब हम पावर फैक्टर इधर अभी हमारा निकल आएगा, अब यहाँ से निकल आएगा जितना वैल्यू, वरना ये वैल्यू ट्रू पावर और एपेरेंट पावर से भी निकाल सकते। अब देखिए यहाँ से हमने करंट निकाले वी ओवर, अच्छा एक पावर फैक्टर तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, आर भी है 100, जेड भी ये आ गया है, तो यहाँ से पावर फैक्टर निकाल लें। यहाँ ये वैल्यू आपको निकाल के दिखा देता हूँ, यहाँ किधर है, इसने निकाला पावर फैक्टर, यहाँ देखें तो ये बाकी कैलकुलेशन तो ट्रू पावर और पेरेंट पावर के लिए की है, ये ट्रू पावर और पेरेंट पावर से पावर फैक्टर निकालेंगे, लेकिन उससे पहले ये देखें कॉस फाई आपने आर और जेड से निकाला, 100 ओवर इम्पीडेंस हमारी 125.3 था, तो ये देखिए 0.798 आया। तो मैं आपको ऊपर क्वेश्चन में बताऊंगा कि आपने आर ओवर जेड से भी निकालना है पावर फैक्टर, और ट्रू पावर और पेरेंट पावर से भी निकालना है, दोनों मेथड से निकाल के वेरीफाई करना है कि पावर फैक्टर सेम आ रहा होगा। अब हम ट्रू पावर और पेरेंट पावर फाइंड करते हैं और उससे भी पावर फैक्टर फाइंड करते हैं, ठीक। आर ओवर जेड से तो हमने देखा ये है, अब ट्रू पावर से भी वो सेम आएगा, वो हम वेरीफाई करते हैं। उसको कैसे करना है? इसके लिए हम देखें वी इज इक्वल टू आई आर होता है, अगर आर सिर्फ रजिस्टर के लिए होता है, अगर बीच में इंडक्टर कैपेसिटर और फिर वी इज इक्वल टू आई जेड कहते हैं इसको, इम्पीडेंस, टोटल इम्पीडेंस। तो आई क्या आ जाएगा? वी ओवर जेड। वी आपके पास देखें उसने 120 वोल्ट सोर्स दिया हुआ है, जेड आपने फाइंड कर लिया, यहाँ से करंट आ जाएगा, तो करंट आपका आ गया 0.98 और 95817, ठीक। जब करंट आ गया तो यहाँ से आप देखें तो करंट के बाद आप ये करेंगे, करंट के बाद नेक्स्ट चलते हैं, करंट आ गया। अब उसके बाद आप ये करें कि पेरेंट पावर निकालें। पेरेंट पावर क्या होती है? वी आर एम एस, यानी आर एम एस वोल्टेज और आर एम एस करंट, दोनों का प्रोडक्ट पेरेंट पावर होती है। तो आपकी आर एम एस वोल्टेज 120 है, करंट आपने अभी फाइंड कर लिया 0.98, मल्टीप्लाई करेंगे आपकी पेरेंट पावर आ जाएगी ये 114.98 वाट, ठीक है। वाट नहीं होती वैसे, इसको वोल्ट एम्पेयर कहते हैं, लेकिन चलें इस फिलहाल वाट भी आप कर दें सिंपल समझने के लिए, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिए ट्रू पावर या एक्टिव पावर, इसको पी कहते हैं, उसको एस कहते हैं पेरेंट पावर, इसको पी कहते हैं। पी देखें तो आई स्क्वायर आर होता है, करंट आपके पास है आई स्क्वायर, ये निकालना है फाइंड किया, आर आपको रेजिस्टेंस पता है 100, तो यहाँ से आपकी पी आ गई 91.809 वाट, ये वाट में होती है। उसके बाद रिएक्टिव पावर होती है आई स्क्वायर एक्सएल, आई स्क्वायर एक्सएल, आई स्क्वायर आपके पास है, एक्सएल आपने शुरू में फाइंड किया था इसका एक्सएल इंडक्टर का, ठीक। ये था, इसको जब मल्टीप्लाई किया तो आपका रिएक्टिव पावर क्यू आ गई 69.22, ये वाट में नहीं होती वैसे वार में होती है, VAR वार। चले ये आ गई, जब ये आ गई तो पेरेंट पावर का स्क्वायर ट्रू पावर का स्क्वायर प्लस रिएक्टिव पावर का स्क्वायर होता है, यानी एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यहाँ आप तीनों की वैल्यू पुट करेंगे तो देखें पेरेंट पावर आपकी ये है 114 का स्क्वायर,
ट्रू पावर भी आपके पास है 91 और रिएक्टिव पावर भी है, दोनों का स्केयर कर दोनों साइड पे देखें, इधर रिलेशन आया ये, इधर आया ये, तो तकरीबन 1 वाट का फ़र्क है। तो आपने देखा अप्रॉक्सीमेटली दोनों रिलेशन सेम है, यहाँ से वेरीफाई हो गया कि पेरेंट पावर का स्क्वायर इसके इक्वल ही होता है। अच्छा अब आप देखें जब ये आ गया तो यहाँ से पावर फैक्टर निकालना है, ट्रू पावर डिवाइड बाई पेरेंट पावर, ट्रू पावर डिवाइड बाई पेरेंट पावर दोनों फाइंड कर ली, यहाँ से हमारा पावर फैक्टर आ गया। तो ये पावर फैक्टर वही आया जो आर और जेड से निकाला, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक, अब हमने इम्प्रूव करना है पावर फैक्टर। अब देखिए पावर फैक्टर हमारा 0.7 है, यानी 1 होना चाहिए, आइडियली 1 होता है, लेकिन ये 0.79 है, 985 है। तो अब अगर बीच में कैपेसिटर लगा दें तो पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाता है। अब हम कैपेसिटर लगाते हैं इसमें, ये देखें बीच में एक कैपेसिटर लगाया, 100 ओम 200 वो सेम ही रखा है, बीच में 70 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर लगा दी। अब हम देखते हैं कि पावर फैक्टर हमारा इससे 0.79 से ज़्यादा होता है या नहीं। अब कैसे निकालेंगे, बाकी पैरामीटर तो हमारे फाइंड हुए हुए, हमने सिर्फ कैपेसिटर की एक्स सी निकालनी। एक्स की क्या होती है, ये उल्टा होता है, याद रखना है, एक्स एल 2πfl होता है, ये एक्स सी जो है 1/2πfc होता है। फ्रीक्वेंसी 60 है, सी कैपेसिटेंस दी हुई है 70 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, यहाँ से एक्स सी फाइंड कर लें हमें, एक्स सी भी आ गई। अब जेड का वही फार्मूला लगाएं, यहाँ लास्ट में हमने एक्स सी 0 किया था, लेकिन अभी हमारे पास एक्स सी है चूँकि कैपेसिटर, तो एक्स सी की वैल्यू फाइंड करें, 70, ये एक्सएल पहले से फाइंड है, माइनस करें, स्क्वायर लें, जेड आ जाएगी। अब पावर फैक्टर निकालें, तो आर वही है, जेड आपका ये कम हो गया इस एक्स की सी की वजह से, तो आप देखें आपका डिनोमिनेटर कम हुआ तो देखें पावर फैक्टर इंप्रूव हो गया। तो आपने देखा है कि पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए आप क्या करते हैं, आप कैपेसिटर लगाते हैं। तो इसीलिए हम देखें तो हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर यूटेक्सला में भी हम पावर फैक्टर कम होने की वजह से हम बिजली वापडा को बहुत ज़्यादा पैसे जुर्माने के तौर पे, फ़ाइन के तौर पे पे कर रहे थे। तो हमने फिर इधर कैफेटेरिया ये जो है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के साथ, तो वहाँ हमने इलेक्ट्रिक पोल आपको नज़र आ रहे हैं ना, उसके ऊपर कैपेसिटर बैंक लगाए हैं ताकि हमारा पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाए ज़्यादा। पावर फैक्टर 0.9 या 0.8 से ज़्यादा होना चाहिए, तो वो फिर 0.8 से ज़्यादा हो जाएगा तो डेफिनेटली पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाएगा, तो फिर हमारा वो बिल कम हो जाएगा। अच्छा अब देखें इसमें, अच्छा पावर फैक्टर इंप्रूव हुआ है तो आप देखें करंट क्या है, करंट इज इक्वल वी ओवर जेड आएगा, वी ओवर जेड, तो वोल्टेज तो सेम है, कर जेड कम हो गया तो करंट बढ़ गया। तो आपने देखा कि पावर फैक्टर इंप्रूव करने से यहाँ इस केस में आपने कैपेसिटर जो है वो आपका क्या हो गया, करंट ज़्यादा ड्रा हो रहा है, ये सोर्स से आप करंट ज़्यादा ड्रा कर रहे हैं। ठीक है, तो पावर फैक्टर इंप्रूव करने से करंट जो है आपका ड्रा ज़्यादा हो रहा है। तो अब आपने क्या करना है कि इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी आपका इस केस में ज़्यादा करंट ड्रा करेंगे तो ज़्यादा आएगा। अब आप देखें तो अब हम करते हैं, ये देखिए अब पावर फैक्टर वाला 0.79 से 0.93 हो गया और करंट 0.95 से 1.236 एम्पियर हो गया। तो ज़्यादा करंट आप ड्रा करेंगे तो ज़्यादा पावर आपकी ज़्यादा जो है वो आप कंज्यूम करेंगे, तो फिर आपका वो जो कैपेसिटर आपने बैंक लगाया उसमें से जो करंट वो करंट ड्रा कर रहा है कैपेसिटर बैंक, उसकी वजह से आपका मनी ज़्यादा होगी। अब हमने इसको एक दूसरे एंगल से देखने की कोशिश करते हैं। अब फॉर एग्जांपल देखें, ये एक दूसरी एग्जांपल है पावर फैक्टर की, कि इसके अंदर सेम लोड है, यानी 120 वोल्ट का सोर्स है, दोनों दो केस है, और उनका जो है ना पावर फैक्टर उनका जो वाटेज है ना वो भी सेम है, यानी सेम आपने ले ली है 500 वाट की, कोई भी घर के अंदर हो सकता है, वॉशिंग मशीन ही हो, दो वॉशिंग मशीन चल रही हो 500 वाट, या कोई और इस तरह कोई लोड हो सकता है। तो दो सेम लोड है, उनको सोर्स सप्लाई भी सेम है, लेकिन दोनों का पावर फैक्टर डिफरेंट है, इसका पावर फैक्टर 0.8 है, इसका 0.9 है, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि फ़र्क क्या पड़ा है, दोनों में से करंट निकालते हैं। ठीक है, अब आप देखें ये लोड वाली साइड की बात कर रहे हैं, पीछे वो कैपेसिटर बैंक लगाया था उसकी वजह से करंट ज़्यादा हुआ है, तो उस वजह से आपको वो पे ज़्यादा करना पड़ रहा है, वरना पावर फैक्टर अगर कम हो तो इस केस में देखें आपको समझ आएगी, पेरेंट पावर इज इक्वल टू ट्रू पावर ओवर पावर फैक्टर, ये क्योंकि पावर फैक्टर क्या होता है, ट्रू पावर ओवर पेरेंट पावर, तो पेरेंट पावर आपने निकाली है तो पावर फैक्टर को नीचे ले जाए, ट्रू पावर आपके पास 500 वाट है, पावर फैक्टर 0.8, अब देखें 625 वाट है, यहाँ से करंट कैसे आएगा, पेरेंट पावर क्या होता है, आई आर एम एस वी आर एम एस, यानी वी आई होता है, तो यहाँ से आई निकालना है तो पेरेंट पावर और वी करें, तो यार पेरेंट पावर आपके पास आ गई, नीचे आपने वी 120 है, तो यहाँ से आपका करंट आ गया 5.208। इसी तरह इधर करंट निकालेंगे तो ये 4.63 आया, पावर फैक्टर 0.9 आ गया। तो आपको यहाँ से पता चला कि आपका अगर कोई भी दो अप्लाइंसेज हैं, एक का पावर फैक्टर ज़्यादा है और एक का कम है, तो कम वाला पावर फैक्टर जो जो अप्लाइंस होगी या लोड होगा, कम वाला पावर फैक्टर वाला लोड
वो ज़्यादा करंट ड्रा करेगा, और जो ज़्यादा पावर फैक्टर वाला लोड होगा वो कम करंट ड्रा करेगा। तो कम करंट ड्रा कर, ये हमारा यूनिवर्सिटी की जो एग्जांपल आपको नज़र आ रही है उसके अंदर अब कैपेसिटर बैंक की वजह से तो ज़ाहिर है कैपेसिटर जो है वो करंट आपका वो शुरू में चार्ज होने के लिए लेंगे, लेकिन उसकी वजह से जो पीछे वापडा से करंट ड्रा करेगा, हमारे लोड का पावर फैक्टर अगर ज़्यादा हो जाएगा, इम्प्रूव कर लेंगे तो वो वापडा से करंट ड्रा कम करेंगे। तो कम करंट ड्रा करेंगे तो फिर वापडा हमें सरचार्ज नहीं करेगा, वो हमें पावर फैक्टर इंप्रूव होने की वजह से उनका करंट, उनको क्या फ़ायदा होता है कि उनके कंडक्टर में से करंट कम फ्लो होता है, तो उनको छोटा कंडक्टर, बारीक कंडक्टर, थिन कंडक्टर लगाना पड़ता है, उसकी कास्ट उनकी कम पड़ जाती है। वरना वो अगर उन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लो हो रहा है, एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आप पावर फैक्टर कम करेंगे अपना तो उन ज़्यादा करंट ड्रा होगा, उनके लॉसेस भी ज़्यादा होंगे, कंडक्टर हीट अप होगा, इसके और लॉसेस ज़्यादा होंगे, तो उनको नुकसान होता है, फिर उनका जो है ना वो ज़ाया होती है पावर। और दूसरा करंट उसके कंडक्टर से ज़्यादा होता है तो उनकी लाइफ भी कम हो जाती है कंडक्टर की। जो कंडक्टर 10 साल गुजारने होते हैं हो सकता है 5 साल में वो डैमेज हो जाए और फिर उसके बाद उसको उनको चेंज करना पड़े। तो इसलिए उनको ये फ़ायदा होता है पावर फैक्टर अगर आप इम्प्रूव करते हैं, तो देखें 0.9 से आपको पता चला कि आप अपने घरों में पावर फैक्टर इम्प्रूव कर लें तो उससे आपका वापडा से जो वो करंट फ्लो होता है वो कम हो जाता है। इससे उनको बेनिफिट होता है कभी जो है वो, हालांकि सेम अप्लायंसेज है तो हाई पावर फैक्टर वाली कम करंट ड्रा कर, ठीक। तो ये अब आपने इसमें कंपैरिजन देखा, तो इससे आपका बिजली का बिल डेफिनेटली इसमें आप देखें तो इलेक्ट्रिसिटी बिल इसमें पावर फैक्टर करंट कम हुआ है तो फिर आप वो हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। अच्छा, अब आप देखें इसके अंदर वहाँ हमने कैपेसिटर लगाया था, करंट ज़्यादा ड्रा हुआ था, ठीक है, और इधर पावर फैक्टर कम हो गया तो इससे करंट आपका कम। अब आप देखें एग्जांपल 3 है ये अब आपने खुद करनी है। इसमें देखें तो एक सर्किट है गिवन है, 5 ओम 10 ओम 2 रजिस्टर लगे हुए हैं और एक इंडक्टर है, 50 वोल्ट पीछे सोर्स है। तो इसमें से आपने बताना है कि इसका पावर फैक्टर क्या है, इसमें से क्या है, ये तीनों में चारों, इसको आप सॉल्व करेंगे। ये एग्जांपल 3 है, इसको आप खुद सॉल्व करेंगे, बल्कि ये एग्जांपल 4 आप सॉल्व कर लीजिएगा, और ये एग्जांपल 3 जो है जिस तरह ये दिया हुआ है इसको आप फाइंड करना चाहें तो हम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल देखें पावर फैक्टर क्या होता है, P/S, यानी ट्रू पावर ओवर पेरेंट पावर। तो ट्रू पावर क्या है इसमें, एक ये वाली पावर है, एक इंडक्टर में है और एक ये। आपको पता है कि इसकी पावर क्या है, पावर अक्रॉस दिस रजिस्टर आप देखें 5 ओम के अक्रॉस, तो ये इसने बताया हुआ है 5 ओम के अक्रॉस 10 वाट है, तो ये तो 10 वाट होगी। इंडक्टर के अक्रॉस आपको मैंने बताया था एवरेज पावर 0 होती है, ये पिछली दफ़ा आपको डिटेल समझाया था। अच्छा, 10 ओम के अक्रॉस अगर हमें पता चल जाए तो ये ऊपर वाला हमें पोर्शन पता चल जाएगा। नीचे VRMS IRMS होता है। VRMS क्या होता है, वी पीक ओवर अंडर 2, ये मैं लास्ट टाइम बता चुका हूँ। तो वी पीक क्या है, इसने इधर वी पीक दी हुई है। अब आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ हो सकता है कि मैं यहाँ जब सोर्स लगाऊँ, पिछले सर्किट में देखें मैंने VRMS दी हुई थी यहाँ, अब मैंने वी पीक दे दिया, VM इसको लिखूँगा या VP लिखूँगा। तो पीक दे दूँ तो आपने RMS अगर आपको फार्मूले में फाइंड करनी है तो आप RMS लगाएंगे, समझ रहे, ये कंफ्यूज हो गया, आप सारा क्वेश्चन गलत कर देंगे अगर आपने ना इसको समझा तो। अब आप देखें इसमें तो आप क्या कर रहे हैं, वी पीक दी हुई है तो आप कुछ के RMS चाहिए, आप पेरेंट पावर निकालेंगे तो वी पीक को अंडर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आप VRMS फाइंड करेंगे लगाएंगे, ठीक। तो अब यहाँ देखें इसमें आप अच्छा IRMS फाइंड करना है तो कैसे निकालेंगे, IRMS क्या कैसे होता है वो निकालने के लिए फॉर एग्जाम्पल ये जो करंट फ्लो हो रहा है सेम करंट फ्लो हो रहा है इसमें से, तो IRMS कैसे निकालेंगे आप देखें तो अब IRMS निकालने के लिए आप देखें P5 के क्रॉस आपको पावर पता है, 5 ओम के क्रॉस P5 आपको पता है ये 10 वाट है गिवन है सर्किट में। जब ये सर्किट में गिवन है तो इस पावर का फार्मूला होता है I²R, तो IRMS स्क्वेयर इंटू R आपको पता है 5 ओम है इज इक्वल टू 10 वाट इसका पता है, तो यहाँ से IRMS निकाल लेंगे जो कि अंडर 2 आ गया एम्पेयर, ठीक। तो IRMS करंट इस तरह निकाल लें। जैसे ही आपका करंट आ गया तो अब आप क्या कर सकते हैं, ये करंट भी आ गया, तो करंट आया तो आप 10 ओम के क्रॉस आप, ये तो 0 है इसके क्रॉस, ये हमें पहले ही पता है, इसके क्रॉस निकाल रहे थे, यही थी ना, ये निकाल रहे थे, तो ये क्या आएगी, ये P10 क्या होगी I²R अभी हमने फाइंड कर लिया अंडर 2 स्क्वेयर, और R इसकी रेजिस्टेंस 10 है तो 20 वाट आ गया, तो ये 20 वाट ये भी आ गया, ये 10 है ये 20 है तो ऊपर हमारा 30 आ गया। PL 0 होती है एवरेज इंडक्टर क्रॉस, तो ये हमारा 30 आ गया, ऊपर 30 आ गया। नीचे आपने पावर फैक्टर के लिए क्या लिखना है,
ये एस चाहिए, वी आर एम एस आई आर एम एस। वी आर एम एस आपने 50/√2 लिख दिया, 50/√2, और आई आर एम एस जो था हमारा ये, वो हमने यहाँ से √2 ले लिया, ये इसको कैंसिल कर दिया, 30 और 50 0.6, तो आपका पावर फैक्टर 0.6 आ गया। तो ये एक दूसरी एग्जांपल होगी। अब ये चौथी एग्जांपल है, ये आप खुद कर लें, इसको मैं ये इसके अंदर क्वेश्चन 3 और असाइनमेंट 2, और इसका ये सर्किट आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक। तो ये तीसरा क्वेश्चन हो गया, ये मैं उधर अपलोड कर दूँ। ये अब आ गया, ये हमारा दूसरा फेज़ भी हो गया, जिसमें हमने क्या देखा कि हम पावर फैक्टर देख रहे थे। ये दूसरा एजेंडा भी हमारा कंप्लीट हुआ। इसके अंदर बाकी सब एजेंडाज हैं जो मैंने इधर डिटेल लिखे हुए ना, ये सारे बाकी सब एजेंडाज हैं जो नज़र आ रहे हैं आपको। यहाँ तक अभी हमने कंप्लीट किया, ये वाले तीन। अब नीचे वाले सारे जो है ना ये अगले में होंगे। नीचे वाले 3 सारे जो है ना इसके अंदर ये वाला आखिरी सिंगल फेज़ 3 फेज़ सिस्टम जो है यहाँ से हो जाएंगे, ठीक। अब आप देखें सिंगल फेज़ 3 फेज़ सिस्टम, अगर आप देखें ये लास्ट टाइम पढ़ा था कुछ, आज फिर हम इसको कंपैरिजन कर लेते हैं कि जो एसी पावर सप्लाई होती है या सिंगल फेज़ होती है या 3 फेज़ होती है। सिंगल फेज़ के अंदर पावर सप्लाई में कंडक्टर एक होता है, यानी एक फेज़ होता है, दूसरा न्यूट्रल होता है। और 3 फेज़ के अंदर 3 कंडक्टर होते हैं, अगर तीनों ही फेज़ होंगे, या फिर 4 कंडक्टर भी होते हैं, 4 हो तो फिर 3 फेज़ और एक न्यूट्रल होगा, ठीक। और इसके अंदर आप देखें तो 2 वायर्स चाहिए होती हैं आपको, यानी एक फेज़ और एक न्यूट्रल। इसमें आपको कितनी वायर चाहिए होती है, 3 फेज़ है तो 3 फेज़, अगर वो डेल्टा में है तो तीन ही फेज़ चाहिए होंगी, अगर वो स्टार में है तो 3 फेज़ और एक न्यूट्रल, यानी 4 वायर्स चाहिए होंगी, 4 वायर्स। नॉर्मली रेड येलो ब्लू आपके फेज़ हो जाते हैं और ब्लैक जो है वो न्यूट्रल हो जाती है। इसमें वेव फॉर्म इस तरह सिंगल फेज़ होती है, इसमें देखें तो ये 3 फेज़ होती है, उनका आपस में 120 डिग्री अपार्ट होती है। अच्छा इसमें देखें, अच्छा इसमें ये भी देखें, ये ज़ीरो क्रॉसिंग, सिंगल फेज़ में ज़ीरो क्रॉसिंग करती है। तो ज़ीरो क्रॉसिंग यानी एक टाइम ऐसा आता है कि सिंगल फेज़ में वोल्टेज ज़ीरो होती है लेकिन इधर ज़ीरो नहीं होती। देखें अगर एक फेज़ में ज़ीरो होगी तो बाकी 2 फेज़ में कुछ ना कुछ वोल्टेज है। तो यहाँ आपको रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, यहाँ आपको रोटेटिंग नहीं मिलता, इसलिए मशीनें आपको रोटेट करने के लिए सिंगल फेज़ के अंदर आपको एक फेज़ और लगाना पड़ता है, जिसको स्टार्टिंग वाइंडिंग कहते हैं। स्टार्टिंग वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग, जिस तरह सीलिंग फ़ैन, घरों के अंदर जितने भी फ़ैन्स वगैरह, मोटर्स, वाशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर की मोटर, तो यहाँ पर एक फेज़ होता है। तो चूँकि एक फेज़ में ज़ीरो हो जाता है तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलता, तो मैग्नेटिक फील्ड रोटेट नहीं करेगा तो मोटर मूव नहीं करेगी, रोटेट नहीं करेगी। तो ये रोटेटिंग नहीं, सिंगल फेज़ में आपको फिर पता चला कि सिंगल फेज़ में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, 3 फेज़ में रोटेटिंग होता है, ठीक है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, सिंगल फेज़ वर्सेस 3 फेज़ आपने देखना है। तो 3 फेज़ में रोटेटिंग होता है तो मशीन रोटेट होती है, सिंगल फेज़ में कुछ। अच्छा इसके अंदर नॉर्मली सिंगल फेज़ जो है हमारा 230 वोल्ट होती है 50 हर्ट्ज़, और इधर आपकी 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज़। 230 का आप देख लें, वैसे 230 को मल्टीप्लाई करें 103 से 1.732, 230 मल्टीप्लाई 1.732 103 से 398, 400 वोल्ट तकरीबन बनता है, 400 या 415 भी कह देते हैं अगर ये 235 इस तरह हो जाए 50 हर्ट्ज़, ठीक। इसके बाद ये पावर कैपेबिलिटी इसकी कम होती है, इसलिए सिंगल फेज़ सिस्टम आप छोटे सिस्टम्स के लिए लगाते हैं, जैसे घरों के अंदर एनर्जी मीटर सिंगल फेज़ होते हैं। ज़्यादातर बड़े घरों हों या बड़ी वो इंडस्ट्रियाँ हों तो वहाँ 3 फेज़, तो वहाँ पावर कैपेबिलिटी उसकी पावर ट्रांसफ़र 3 फेज़ में ज़्यादा होती है, एफिशिएंसी भी कम होती है, सिंगल फेज़ की इसकी ज़्यादा होती है। तो ये कौन इकोनॉमिकली, यानी सिंगल फेज़ ज़ाहिर है इसके कॉस्टली नहीं होगा, कम कॉस्टली होगा, 3 फेज़ में ज़ाहिर है उसकी कॉस्ट उसकी ज़्यादा आएगी। तो आपने देखा कंपैरिजन, आपने कंपैरिजन, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कंपैरिजन सिंगल वर्सेस 3 फेज़। तो इस तरह के क्वेश्चन मैं आपके बना सकता हूँ, तो आपने फिर ये ज़हन रख। अच्छा इसमें देखें घर की जितनी भी अप्लाइंसेस होती हैं, इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस, वो सारी सिंगल फेज़ होती हैं नॉर्मली, और ये बड़ी इंडस्ट्रीज़ हों या लार्ज लोड हो, बड़े बड़े लोड, उनको हम ये 3 फेज़ देते हैं। और ये सिंगल फेज़ सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती, यानी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, और 3 फेज़ जो है वो सेल्फ स्टार्टिंग होती है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है तो मोटर खुद ही स्टार्ट हो जाए। अब एडवांटेज के देखें, एडवांटेज का क्वेश्चन भी इसमें कुछ कंपैरिजन भी हो सकता है, एडवांटेज भी हो सकते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस
कंपैरिजन। तो अब देखें, तो ये देखें एक फिगर नज़र आ रही, इसमें आपको सिंगल फेज़ में नज़र आ रहा है कि सिंगल फेज़ में जैसे मैंने बताया कि 90 डिग्री 182 23 16 80 डिग्री पे ज़ीरो हो गई है। लेकिन ऊपर देखें तो यहाँ जो तीन फेज़ हैं 80 डिग्री पे अगर रेड वाली फेज़ ज़ीरो है, लेकिन बाकी दो फेज़ में एक में पॉजिटिव है दूसरे में नेगेटिव है, वो डिफरेंट वोल्टेज आपको मिल रही है। तो इसलिए एवरी टाइम ज़ीरो क्रॉसिंग में भी ये वोल्टेज इधर अवेलेबल होती है। तो यहाँ आपको रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिलता है जिसकी वजह से ये रोटेट करती है। अच्छा, इसमें देखें अब सिंगल फेज़ थ्री फेज़ को इस तरह भी देख सकते हैं, गर्म तार भी कह देते हैं इसमें इधर हमारे उसमें, ये न्यूट्रल है तो ठंडी तार। तो सिंगल फेज़ के अंदर एक रेड होती है फेज़ और एक न्यूट्रल, गर्म तार और ठंडी तार इस तरह, यानी एक लाइव और एक न्यूट्रल इलेक्ट्रिक पोल। तो ये जितनी भी अप्लायंसेज है इसी तरह चलती हैं। एक रेड सिंगल फेज़ और देखें थ्री फेज़, सिंगल फेज़ में लाइन और न्यूट्रल आ गया, टू वायर सिस्टम है, और थ्री फेज़ में रेड येलो ब्लू और एक न्यूट्रल, फोर वायर सिस्टम अगर स्टार में। अब देखिए स्टार डेल्टा, अगर डेल्टा में होगा यही थ्री फेज़ तो फिर रेड येलो ब्लू ही होगा सिर्फ, ये देखिए रेड येलो ब्लू होगा अगर स्टार डेल्टा में कनेक्टेड है थ्री फेज़ सप्लाई, और स्टार में है तो रेड येलो ब्लू और ये न्यूट्रल भी होगा। अच्छा, अब देखें थ्री फेज़ फोर वायर्स घरों के अंदर देखें आप, तो ये देखें थ्री फेज़ से घरों में नॉर्मली जो सीमेंट के इलेक्ट्रिक पोल आपको नज़र आते हैं, किसी सोसाइटी में जाएँ या तो वहाँ आप देखें सीमेंट के नॉर्मली होते हैं, तो इसमें तीन वायर जा रही होती हैं, तो ये थ्री वायर सिस्टम होता है थ्री फेज़, यानी डेल्टा सिस्टम होता है थ्री फेज़ थ्री वायर सिस्टम। अच्छा, ये थ्री फेज़ फोर वायर सिस्टम है। ये जो फिर आप वहाँ से ये नॉर्मली ये इस तरह के स्टील के इलेक्ट्रिक पोल होते हैं, थोड़ी हाइट भी इनकी कम होती है चूँकि वोल्टेज कम हो जाती है ना, कि 415 वोल्ट या 400 वोल्ट है, वो आपका थ्री फेज़ जो है 11 किलो वोल्ट होता है, 11,000 वोल्ट। तो आप देखें तो ये देखें ऊपर थ्री वायर सिस्टम जा रहा है, वहाँ से नीचे एक ट्रांसफार्मर लेते हैं, ट्रांसफार्मर से इसको स्टेप डाउन भी करते हैं और इसको डेल्टा से इसकी प्राइमरी डेल्टा होगी थ्री वायर और सेकेंडरी इसकी फोर वायर्स स्टार में कनेक्ट कर देंगे, तो फोर वायर यानी तीन रेड येलो ब्लू, तीन फेज़ और एक न्यूट्रल। ये आप घरों के करीब आप देखते हैं, घरों को जब सप्लाई देनी होती है इस तरह देते हैं। तो इसका बैकबोन क्या है, ये पूरा जो पावर सिस्टम हमारा होता है या इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है, इसकी बैकबोन तीन चीज़ें हैं सिर्फ, जनरेटर है, मोटर है और ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो जनरेटर क्या करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है, उस इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करता है, यानी वोल्टेज को अप डाउन करना है। और मोटर क्या करती है, उसको कंज्यूम करती है। मोटर से हम अपने फ़ायदे लेते हैं घरों में जो भी चीज़ें। तो बड़े बड़े जो जनरेटर होते हैं, आपने इंडस्ट्री में इस तरह बड़े बड़े जनरेटर नज़र आएंगे आपको, ये इस तरह का इतने बड़े बड़े जनरेटर होते हैं। ठीक है, और इस तरह ये देखें जनरेटर आपको नज़र आ रहे हैं, तो बड़े जनरेटर हैं, ये थ्री फेज़ होते हैं नॉर्मली। और इस तरह घरों के अंदर जो जनरेटर होते हैं वो सिंगल फेज़ होते हैं, जो घरों में हम नॉर्मली जब लोड शेडिंग होती है तो हम यूज़ करते हैं। तो और इस तरह स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन भी होते हैं। अच्छा, अब इसके बाद देखें थ्री फेज़ के अंदर, अब सिंगल फेज़ घरों के अंदर जो होते हैं वो सिंगल फेज़ होते हैं। ठीक है, इसमें स्टार डेल्टा का कंसेप्ट नहीं है, ये थ्री फेज़ की बात कर। अब सिंगल फेज़ थ्री फेज़ में देखें तो ये आपकी ट्रांसमिशन जो है ये सारी थ्री फेज़ होती है। ये देखिए सारी ट्रांसमिशन ये डिफरेंट होगी, मेरे ख्याल 220 वोल्ट के वी होगी, ये 500 के वी होगी लाइन। तो इसमें ये देखें थ्री फेज़ जो थ्री वायर सिस्टम है, इसमें देखें एक फेज़ दो तीन फेज़, और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम जाके उसी तीन फेज़ को फिर फोर वायर सिस्टम में कन्वर्ट कर देते हैं ट्रांसफर। 11 के भी है देखें इस तरह का, और उसके बाद हमने इसको ये आउटडोर सब स्टेशन में डिस्ट्रीब्यूशन में जाके फोर वायर सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। तो ये इस तरह नज़र आता है। ये देखिए चार वायर्स है, तो देखिए नॉर्मली आपका जो सीमेंट वाला होता है इसमें थ्री वायर सिस्टम होता है, और उसके साथ नीचे छोटा स्टील के हम लगाते हैं ट्रांसफार्मर के बाद, तो वो फोर वायर सिस्टम यहाँ से हम घरों को सप्लाई देते हैं। तो ये रेड येलो ब्लू और न्यूट्रल। अब इसमें देखें एक कई दफ़ा अक्सर आप पांच भी देखते हैं, इधर हम यूनिवर्सिटी में भी देखेंगे पांच लाइनें, पांच को आपसे पूछ रहे तो क्या है, वो तीन फेज़ है रेड येलो ब्लू, और एक न्यूट्रल है, और एक नीचे स्ट्रीट लाइटिंग के लिए होता है, यानी स्ट्रीट लाइटिंग के लिए जो इलेक्ट्रिक पोल्स के ऊपर लाइटिंग लगी होती है उसके लिए एक अलग से एक फेज़ लेते हैं, और इन्हीं में से लिया होता है किसी से वो फेज़, और न्यूट्रल डायरेक्ट उधर से ले लेते हैं, तो स्ट्रीट लाइटिंग यूज़ के लिए लगाया जाता है। तो अब आप देखें यहाँ, अब हम देखें इसी तरह एनर्जी मीटर, थ्री फेज़ एनर्जी मीटर लगाया होगा तो कैसे होगा, एनर्जी मीटर में आपने ये तीन केबल लेते हैं जिसमें तीन फेज़ और एक न्यूट्रल होता है। थ्री फेज़ जहाँ एनर्जी मीटर लगे होते हैं जो इलेक्ट्रिक बिजली के मीटर है, सिंगल फेज़ होंगे तो उसमें एक फेज़ और एक न्यूट्रल हो। अच्छा, लगाते कैसे हैं फेज़ न्यूट्रल, जिस तरह अगर फॉर एग्जाम्पल तीन स्ट्रीट्स हैं एक मोहल्ले में, तो हम इसको बैलेंस करने के लिए क्या कहते हैं कि एक रेड और न्यूट्रल के दरमियान लगा देते हैं स्ट्रीट वन का लोड सारा जितने भी उसमें घर होंगे,
दूसरा येलो और न्यूट्रल के दरमियान लगा देंगे स्ट्रीट 2 का, और तीसरा ब्लू और न्यूट्रल के दरमियान तीसरा स्ट्रीट सिंगल फेज़ जो लोड है, इस तरह हम कनेक्ट करते हैं। असल में होता है इसका मतलब 3 फेज़ ही है, सिंगल फेज़ तो जस्ट हम उसमें से एक फेज़ ले लेते हैं। तो ये देखें आप 400 वोल्ट सिस्टम या 415 वोल्ट सिस्टम नॉर्मली, या 380 से लेकर 415 वोल्ट के दरमियान लाइन ये वोल्टेज हम करते हैं, तो ये दो लाइनों के दरमियान होती है, ठीक। तो 3 फेज़ सिस्टम में नॉर्मली हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर भी जो 3 फेज़ है तो 11 के बी सारा 11 के बी 11 के बी, ठीक, 3 फेज़। और उसको फिर हम स्टेप डाउन करके ये जो करते हैं ट्रांसफार्मर के बाद, तो ट्रांसफार्मर के बाद वाली जो लाइनें होंगी वो आपकी 400 वोल्ट की होंगी या 415 वोल्ट। तो ये लाइन वोल्टेज कहते हैं, दो लाइनों के दरमियान जो वोल्टेज होती है इसको क्या कहते हैं, लाइन वोल्टेज। रेड और ब्लू के दरमियान, रेड येलो के दरमियान, येलो ब्लू के दरमियान, ये सारी क्या होंगी, लाइन वोल्टेज। और रेड और न्यूट्रल के दरमियान, यानी एक फेज़ और न्यूट्रल के दरमियान, इसको फेज़ वोल्टेज कहेंगे। येलो और न्यूट्रल के दरमियान एक फेज़ वोल्टेज, ब्लू और न्यूट्रल के दरमियान तीसरी फेज़ वोल्टेज। तो बैलेंस सिस्टम हो तो सारी फेज़ वोल्टेज सेम होती है और लाइन वोल्टेज सेम होती है। ये देखें, तो ये आपकी ये फेज़ वोल्टेज होगी, लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज, ठीक है। ये आपने याद रखना, ये 220 से 240 वोल्ट है और ये 380 से 415 वोल्ट। अब आप देखें तो लेस देन जो 5 किलो वाट से 7 किलो वाट का नॉर्मली घरों में लोड होता है, तो वहाँ हम सिंगल फेज़ सिस्टम यूज़ करते हैं, सिंगल फेज़, ठीक। लेकिन एग्रीकल्चर हो या इंडस्ट्रियल लोड हो, ये सारा बड़ा बड़ा इंडस्ट्रियल लोड है, ये इंडस्ट्री का ये चल रहा है सारा सिस्टम, इसमें बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती है, हर रोलर के साथ मशीनें होती हैं बड़ी बड़ी। तो ये अगर हो तो यहाँ हम 3 फेज़ लोड यूज़ करते हैं, ठीक। अब आप देखिए इसके लिए टैरफ भी डिफरेंट टैरफ होती यूज़ करते हैं। वो आप टैरफ वेबसाइट पे आपको नज़र आएंगे, आइस्को इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है। ये डिस्कोज जितनी भी होती हैं, डिस्को हमारी 10 डिस्कोज है ना पाकिस्तान में, आइस्को है इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, लेस्को है लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, कैस्को है कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, कैस्को है कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई है, फिर ये आपका मैपको है मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, ठीक है। इस तरह लेस्को लाहौर, गैसको गुजरांवाला इलेक्ट्रिक सप्लाई, तो इस तरह डिफरेंट है। तो वो आपकी उन्होंने अपने टैरफ दिए होते हैं कि भाई 3 फेज़ के लिए क्या होगा, तो टैरफ होते हैं डिफरेंट, ठीक है। अच्छा, इस तरह देखें, इस तरह मोटर्स हैं तो मोटर्स भी डिफरेंट होती है, सिंगल फेज़ 3 फेज़ मोटर्स हो सकती हैं। ये देखें 3 फेज़ है, 3 फेज़ होंगे, उसके एक फेज़ के 2 टर्मिनल, फिर दूसरे फेज़ के 2, तीसरे के 2 टर्मिनल, उनको स्टार डेल्टा में कनेक्ट, स्टार में करेंगे तो 4 टर्मिनल रह जाएंगे, स्टार में 3 कॉमन कर देते हैं, ये न्यूट्रल बन जाता है और ये 3 फेज़ हो जाता है। डेल्टा में करेंगे तो इस तरह क्रॉस में करते हैं तो एक एक टर्मिनल बाहर ओपन कर लेंगे तो ये 3 टर्मिनल्स बन जाएगी। तो ये आपकी जिस तरह इंडक्शन मोटर नज़र आ रही है। तो इस तरह आप देखें तो डिफरेंट आपकी मोटर्स में 3 फेज़ सिंगल फेज़ वाइंडिंग इस तरह की होती है। अब आप देखें, अंडरस्टैंड करना है हमें इलेक्ट्रिक पावर, सिंगल फेज़ 3 फेज़ पावर का फार्मूला क्या है। अब इसको थोड़ा सा समझें इसको। अब देखें इसके अंदर तो आपको जो डीसी पावर होती है वो तो पी इज इक्वल वी आई होती है, लास्ट टाइम मैंने बताई थी। डीसी पावर जो होती है, ठीक, वो तो पी इज इक्वल वी आई होता है, उसमें पावर फैक्टर का कुछ नहीं होता। डीसी में पावर फैक्टर 0 होता है, डीसी में पावर फैक्टर का कंसेप्ट ही कोई नहीं, यानी पावर फैक्टर का उसका डीसी में 0 नहीं, बल्कि डीसी में हम कहेंगे पावर फैक्टर है ही नहीं, पी इज इक्वल वी आई, पावर फैक्टर का कोई जिक्र नहीं है उसमें, ठीक। अच्छा, अब इसमें देखें क्योंकि डीसी के अंदर आपकी रिएक्टिव पावर होती ही नहीं है, यानी पी और एस इक्वल होते हैं, पी और एस इक्वल होगा तो पावर फैक्टर कॉस थीटा इज इक्वल 1 आएगा, यूनिटी आएगा वैसे, लेकिन कहते नहीं है नॉर्मली इसको किसी में। अच्छा, उसके बाद सिंगल फेज़ में देखें, सिंगल फेज़ सप्लाई के अंदर पी इज इक्वल वी आई कॉस थीटा होता है। अब कॉस थीटा अगर कॉस पावर फैक्टर यूनिटी हो जाए तो ये भी वो डीसी की तरह वी आई का वी आई के तौर पर बिहेव करे। अब आप देखें तो सिंगल फेज़ एसी में, सिंगल फेज़ सप्लाई में देखें तो पी इज इक्वल वी आई कॉस फाई, ये वी आई जो है फेज़ वोल्टेज और फेज़ करंट, ठीक है। तो कॉस फाई पावर फैक्टर हमने देख लिया, किलो वाट ओवर के वी है, यानी रियल पावर ओवर पेरेंट पावर, पी ओवर एस। 3 फेज़ पावर सप्लाई जो है ना वो 3 फेज़ आपकी स्टार भी होती है, डेल्टा भी होती है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि 3 फेज़ के अंदर जो पावर है उसमें स्टार भी और डेल्टा भी। अब आपने ये देखना है कि स्टार के अंदर आपका नॉर्मली जो पावर 3 फेज़ की होती है वो क्या होती है, पावर इज इक्वल 3 वी फेज़ आई फेज़ कॉस ऑफ फाई, ठीक है। ये आपकी पावर का फार्मूला है। अच्छा, इस फार्मूले में आप देखें तो ये वी, फॉर एग्जांपल हम अज्यूम कर लेते हैं कि लोड हमारा स्टार में कनेक्टेड है। स्टार में आपको पता है कि स्टार में आपको ये ध्यान में रखना है, आपने स्टार में ये नीचे बता देता हूँ, ये स्टार कनेक्शन है। स्टार में देखिए ये करंट जो, इसको याद करने का तरीका भी यही है, देखिए जो फेज़ करंट होगा फेज़ से न्यूट्रल के दरमियान, फेज़ करंट और देखिए वही फेज़ से गुजर रहा है और वही लाइन करंट है, लाइन से गुजर रहा है, तो फेज़ और लाइन करंट सेम होंगे स्टार में। लेकिन स्टार के अंदर आपका लाइन वोल्टेज
यानी जो दो लाइनों के दरमियान वोल्टेज है वो किसके इक्वल होगी। देखिए दो लाइनों के दरमियान कितने फेज़ आ रहे हैं, एक ये फेज़ आ रहा है एक ये आ रहा है, दो फेज़ आ रहे हैं, इसका मतलब लाइन वोल्टेज ज़्यादा होगी। तो लाइन वोल्टेज कितनी ज़्यादा होगी, इसको सम करते हैं, इसकी डेरिवेशन है वो नहीं कर रहे हम। तो लाइन वोल्टेज √3 V फेज़ होती है। तो स्टार के केस में आपकी लाइन करंट फेज़ करंट के इक्वल होता है, लेकिन लाइन वोल्टेज √3 V फेज़ होती है। यहाँ से V फेज़ निकालेंगे तो लाइन वोल्टेज ओवर √3 आ जाएगा। डेल्टा के केस में देखें अगर, तो डेल्टा में देखें तो डेल्टा के अंदर आपका ये इस तरह फेज़ होते हैं। अब ये जो फेज़ की वोल्टेज है और बाहर जो लाइन वोल्टेज है दोनों सेम है, देखें आपको डेल्टा से नज़र आ रहा है। और करंट देखें तो लाइन करंट जो है ये आगे डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब लाइन करंट ज़्यादा है और वो आगे फेज़ में डिवाइड होता है। तो आपका लाइन करंट √3 होगा। यहाँ डेल्टा में लाइन करंट ज़्यादा है, यहाँ वो लाइन वोल्टेज ज़्यादा है। तो इससे आप याद कर लेंगे कि इसमें आपकी स्टार के अंदर आपकी लाइन वोल्टेज √3 V फेज़ होगी और डेल्टा में लाइन करंट √3 I फेज़ होगा। इधर लाइन फेज़ वोल्टेज सेम है, उधर लाइन करंट सेम है। तो यहाँ से आप देखें इस P = 3 V फेज़ I फेज़ cos ऑफ फाई। अब ये फार्मूला है पावर का। अब इसमें देखें तो हम कहते हैं कि स्टार है, स्टार में आप क्या करेंगे, फेज़ को हम, ये फेज़ वोल्टेज है तो फेज़ वोल्टेज की जगह स्टार में V लाइन ओवर √3 इसमें एंटर करें अगर, और आई फेज़ V फेज़ इक्वल होता है तो आई फेज़ की जगह हमने आई लाइन IL पुट कर दिया। स्टार का केस ले रहे हैं। यहाँ से देखें √3 से कैंसिल हुआ तो ये P3 फेज़ आ गई √3 VL IL cos फाई। ठीक है, अगर फेज़ करंट लेंगे तो थ्री फेज़ पावर कैसे निकालेंगे, P = 3 V फेज़ I फेज़ cos फाई। और अगर आप लाइन करंट लेंगे तो स्टार के अंदर √3 VL IL cos ऑफ फाई से आप लाइन करंट फाइंड करेंगे, समझ रहे, थ्री फेज़ पावर निकालेंगे लाइन वोल्टेज और लाइन करंट की। अगर लाइन करंट और लाइन वोल्टेज दी हुई है तो थ्री फेज़ पावर स्टार में निकालने का ये फार्मूला है, यानी ये ऊपर लिख दिया, ये स्टार का आपका फार्मूला आ गया। अच्छा अब देखें यहाँ चलते हैं अब हम और इसी तरह देखें ये आपका, इसी को डेल्टा डेल्टा में भी डेल्टा का केस लेके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये एक छोटा सा इसमें सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये आपका टेबल कंपैरिजन दे दी है जो मैंने बता दी अभी। अब देखें, अब ये स्टार डेल्टा कनेक्शन जो है ना आपके थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर में, स्टार डेल्टा स्टार्टर भी कहते हैं, या थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर को जब रन करते हैं ना तो स्टार डेल्टा कनेक्शन की क्या अहमियत है ये बताता हूँ। अब देखिए ये स्टार है कनेक्शन, ये डेल्टा है। अब स्टार में देखें जो भी आपकी वोल्टेज आएगी वो आपकी स्टार में आपको पता है लाइन वोल्टेज जो इधर 400 वोल्ट है वही रहेगी। इनकी लाइनों के दरमियान वोल्टेज देखें सेम है, इसके और इसके लाइन के दरमियान 400 वोल्ट है, लेकिन फेज़ की वोल्टेज आपकी √3 टाइम्स कम हो जाएगी। स्टार में अभी फार्मूला देखा है तो 230 वोल्ट होगी इसकी फेज़ के क्रॉस, समझ गए। इसका मतलब हुआ कि कॉयल की जो वोल्टेज है वो लाइन वोल्टेज से √3 टाइम्स कम हो गई, वो 230 वोल्ट होगी स्टार के केस में। अब डेल्टा के केस में देखें तो वही जो आपकी फेज़ वोल्टेज है वही लाइन वोल्टेज थी, वही फेज़ के क्रॉस आ गई। तो लाइन वोल्टेज और फेज़ वोल्टेज वही रही। आपको इससे पता चला कि डेल्टा के अंदर वोल्टेज फेज़ के अंदर फेज़ के क्रॉस वोल्टेज बहुत ज़्यादा है और स्टार के अंदर फेज़ में वोल्टेज कम हो जाती है। इससे थोड़ा सा कंसेप्ट आपको समझा दूं कि थ्री फेज़ मोटर जो बड़ी मोटर होती है उसको हम स्टार्ट भी स्टार डेल्टा करते हैं, यानी पहले स्टार में चलाते हैं उसको, जब उसकी 80% स्पीड हो जाती है फिर डेल्टा में चलाते हैं। यानी डेल्टा का मतलब है उसको फुल वोल्टेज दे रहे हैं और स्टार का मतलब उसको वोल्टेज कम दे रहे हैं। कम देंगे तो ऐसे ऐसे स्टार्ट होगी तो उसको फ्लक्चुएशन नहीं आएगी अचानक। बड़ी मोटर को अचानक चलाएं तो आपको पता है कि सारे साथ वोल्टेज डिप आ जाती है अचानक। आप देखें तो आप लाइटें अगर बड़ा लोड चलाएं तो आपको पता चलता है लाइट डिम हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो अगर इससे बड़ी मोटर्स हो उसको डिम करें तो बाकी अप्लायंसेस इतना डिम हो जाएगा वोल्टेज कि जल भी सकती है, डैमेज हो सकती है। इसलिए हम क्या करते हैं, आवाज़ आ रही है, अब आवाज़ आ रही थी या कट गई थी? आ रही है सर, आ अच्छा रही है। अच्छा, तो ये देखें तो ये आप डेल्टा, यस सर, आ रही है। डेल्टा आ में रही है। 400 वोल्ट है तो आप इसमें स्टार में रिड्यूस कर देते हैं वोल्टेज। यही अहमियत है आपकी थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर में, हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब देखें थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर में अब ओहम लॉ लगा के आप इसको चेक कर लें, करंट निकालें ज़रा, लाइन करंट इसका क्या आएगा। लाइन करंट क्या आएगा आपका 230 वोल्ट है एक फेज़ की, और एक फेज़ में से जो है वो उसकी रेजिस्टेंस फॉर एग्जाम्पल 25 ओम है तो आपका करंट आ जाएगा 9.2 एम्पेयर। ये स्टार का है। अब इसी तरह आप डेल्टा का देखें, डेल्टा के अंदर आप देखें तो डेल्टा में 25 ओम है लेकिन इसके क्रॉस वोल्टेज ज़्यादा है, 400 है, तो 400 डिवाइड बाई 25 करें 16 एम्पेयर। आप देखें 16 एम्पेयर आ रहा है, पीछे में क्या एम्पेयर था, 9 एम्पेयर था। तो डेल्टा में करंट भी ज़्यादा है और वोल्टेज भी ज़्यादा है। तो
तो ये जो ज़्यादा वोल्टेज और करंट होने की वजह से ये डेल्टा में हम थ्री फेज़ हैवी लोड जो है उसको डेल्टा में नहीं चलाते, उसको पहले स्टार में चलाते हैं। उसकी रीज़न क्या है कि उसमें करंट भी कम होता है, लोड भी वोल्टेज भी कम होता है। अच्छा, अब आप देखें वोल्टेज की चेक कर लें। वोल्टेज स्टार में आपको मैंने बता दिया कि स्टार में वोल्टेज आपकी 230 वोल्ट है, करंट आपको बताया 9.2 है। इधर आप देखें 16 एम्पेयर हो गया, 400 वोल्ट है डेल्टा में। अब आप देखें इधर नीचे चलते लाइन करंट देखते हैं, इसका लाइन करंट 9.2 है। इसका लाइन करंट चेक करें, इसका लाइन करंट कैसे चेक करेंगे? डेल्टा में आपको बताया लाइन करंट √3 टाइम्स होता है, तो इसका 16 एम्पेयर को √3 से मल्टीप्लाई करें 27.7 आएगा। तो अब आपने ये देखा कि आपका जो लाइन करंट का दोनों का कंपैरिजन करें तो स्टार का अगर 9.2 है तो इसका 3 टाइम्स है आपका डेल्टा में, यानी डेल्टा में करंट आपका जो है वो 3 टाइम्स ज़्यादा फ्लो हो रहा है। इतना करंट ज़्यादा फ्लो होने की वजह से हमने कंक्लूड क्या किया? कंक्लूड ये किया कि हमने थ्री फेज जो इंडक्शन मोटर होती हैं वो स्टार्टिंग विद हाई वोल्टेज, हाई टार्क एंड हाई करंट विल मेक द अदर सेंसिटिव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सिस्टम टू डैमेज। यानी हाई वोल्टेज पे हाई करंट पे चलाएंगे तो वो फ्लक्चुएशन, वो बाकी सडन फ्लक्चुएशन भी होएगी दूसरे जो इक्विपमेंट है, तो उससे अगर वो सेंसिटिव हुई तो डैमेज हो जाएंगी। जिस तरह कई दफ़ा अक्सर आप देखें वापडा में बिजली कम हो जाती है तो हमारी फ्रिजें रेफ्रिजरेटर जल जाते हैं, और ये सारा वापडा जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन कम हो जाती है, रात को सोए सोए होते हैं तो रात के टाइम ये पीक लोड में कम हो जाती है वोल्टेज, तो ये मसला होता है। अच्छा, इससे दूसरा क्या है? स्टार कनेक्शन हम फ्यू सेकंड यानी शुरू में जब मोटर जब तक 80% उसकी स्पीड पे नहीं चली जाती उस वक्त तक शुरू में हम थोड़े कुछ सेकंड के लिए स्टार में उसको कनेक्ट करते हैं। जब मोटर स्टार्ट हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता थोड़े वोल्टेज पे, तो फिर हम इसको लेस टार्क पे जब स्टार्ट हो जाती है, लेस करंट पे, लेस वोल्टेज पे, लेस टार्क पे, उसके बाद उसको डेल्टा पे कनेक्ट कर देते हैं। इससे वो फ्लक्चुएशन नहीं होती। तो ये इसको आपको अहमियत पता चली स्टार डेल्टा की। तो चेंजिंग टू डेल्टा कनेक्शन ओनली आफ्टर द मोटर हैज़ गेंड ऑलमोस्ट फुल स्पीड जब हो जाती है तो फिर उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता, दूसरे इक्विपमेंट में फ्लक्चुएशन नहीं आती। तो ये आपने कंसेप्ट समझा कि थ्री फेज सिंगल फेज़ की क्या अहमियत है, स्टार डेल्टा की क्या अहमियत है थ्री फेज़। अच्छा, अब पावर कैलकुलेशन स्टार डेल्टा में कैसे करनी है, ये आपकी एक असाइनमेंट है। ये क्वेश्चन ये है बल्कि असाइनमेंट ये नहीं, ये मैं समझा देता हूँ, इसको मैं करता हूँ ये खुद, और ये आप जो है वो कर लीजिएगा। ये एग्जांपल 1 है, ये छोटी सी मैं आपको समझा देता हूँ, बाकी दूसरी आप खुद करना। ये देखें स्टार डेल्टा में देखें यहाँ फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 400 वोल्ट इसको सप्लाई दे रहे हैं और रेजिस्टेंस है इसकी 10 ओम, और इसी तरह इधर है 400 वोल्ट है और 10 ओम है। अब फाइंड कर लेते हैं, पहले हमने कर भी लिया वैसे। अब देखें पावर कैसे निकालेंगे? टोटल पावर इसकी 3 वी फेज़ आई फेज़। 3 वी फेज़ क्या होगा? वी फेज़ आपने निकालनी है तो अपने क्या नाम है वी फेज़ तो आपका डायरेक्ट आएगा। आई फेज़ क्या निकालेंगे? आई फेज़ को आप कह देंगे वी फेज़ ओवर आर, यानी वी इज गुड आई आर फॉर्मूला लगा दिया ना यहाँ। तो यहाँ देखें 3 वी फेज़ स्क्वायर ओवर आर ये आएंगे। अब देखें वी फेज़ क्या होता है? लाइन ओवर, चूँकि स्टार में आपको पता है फेज़ क्या होता है? लाइन ओवर √3। तो लाइन वोल्टेज 400 वोल्ट गिवन है, तो 400 को √3 से डिवाइड करेंगे तो लाइन आ जाएगी, फेज़ आ जाएगी। जब फेज़ आ गई तो फेज़ की वैल्यू इसमें पुट करें, 400 √3 का स्क्वायर डिवाइड बाई आर आपकी 10 ओम है, मल्टीप्लाई 3 करें तो ये 16 किलोवाट आ गया। ठीक है, 16 किलोवाट आ गया आपका। अच्छा, अब आप इसी तरह डेल्टा में निकालें। डेल्टा में देखें टोटल पावर क्या है? 3 फेज़ 3 वी फेज़ आई फेज़ और 3 वी फेज़ आई फेज़। आपको पता है कि डेल्टा में आई फेज़ जो है वो होता है वी फेज़ ओवर आर। वी इज ओहम ला, ये जस्ट ओहम ला लगाया है, तो यहाँ से आपका वी फेज़ स्क्वायर ओवर आर, ये सेम इधर से रिलेशन आ गया। अब यहाँ आप देखें तो इसकी लाइन वोल्टेज क्या है? 400 वोल्ट है, और चूँकि लाइन वोल्टेज और फेज़ वोल्टेज सेम होती है इसमें, तो इसमें हमें √3 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ देखें 3 × 400 स्क्वायर, इसमें डिवाइड बाई आर 10 है, 48 किलोवाट। तो आपने देखा कि देखें दोनों सेम सिचुएशन में स्टार डेल्टा में, स्टार में अगर उसकी पावर 16 किलोवाट है, इधर देखें 3 टाइम्स ज़्यादा है 48 किलोवाट है। तो आपको यहाँ से कंक्लूजन निकला कि डेल्टा की पावर सेम सिनेरियो में डेल्टा की पावर जो है वो 3 टाइम्स होती है स्टार से, यानी स्टार की पावर दूसरे लफ्ज़ों में स्टार कनेक्शन में पावर जो है 1/3 टाइम्स होती है। तो इसलिए मोटर को जब शुरू में स्टार्ट करेंगे तो वो 1/3 टाइम्स कम पावर लेगी अपनी जो उसकी एक्चुअल पावर होगी, तो उससे फिर मोटर जो है वो फ्लक्चुएशन नहीं आएगी। अब ये क्वेश्चन 4 है असाइनमेंट 2 का, ये आप खुद आपने कोशिश करना है। ये क्वेश्चन 4 ये आखिरी क्वेश्चन है असाइनमेंट 2 का, ये आपने खुद करना है। ये आपको मैंने कैलकुलेशन आपने करनी है इसकी। ये करंट पावर फैक्टर, लाइन करंट निकालना है, पावर फैक्टर निकालना है, टोटल पावर निकालनी है, रिएक्टिव पावर निकालनी है,
टोटल एक्टिव पावर निकाली है, टोटल रिएक्टिव पावर निकाली है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन का एक पार्ट है इसका, ये वाला, ठीक है। ये आप खुद कीजिएगा। अब ये नोट्स मैं आखिर में शेयर करूँगा, अभी आप असाइनमेंट खुद बनाएंगे, फिर नोट्स तो मिड से पहले मैं आपको दे दूँगा, ये सारे उसमें सॉल्व होंगे चीज़ें, तो वो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। स्टार में भी सेम सिचुएशन है, देखिए 400 है, 12 प्लस जे 16 है। वहाँ रेजिस्टेंस थी, यहाँ जे रिएक्टेंस भी आ गई, यानी यहाँ इम्पीडेंस आ गई है, बस ये थोड़ा सा फ़र्क हुआ है। और ये आपने करना है, ये डेल्टा वाला है, तो ये दो पार्ट हैं इसके, ये आपने करने। ये देखिए, बाकी आप सोल्यूशन है, ये इसके सोल्यूशन दिए हुए हैं, तो ये सोल्यूशन तो आपको शेयर कर दूंगा मैं आखिर में इंशाल्लाह। तो इसी के मुताबिक ही तकरीबन करीब करीब इस तरह की आपको वो दिए होंगे, क्या नाम है, जो इससे रेलिवेंट ही, थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर दूंगा, वरना यही क्वेश्चन इसी तरह के रिपीट करूँगा, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप, तो फिर ये आगे। तो ये आपकी असाइनमेंट होगी, ये मैं अभी आपको सेव भी कर रहा हूँ, सेव करने के बाद मैं अभी अपलोड कर देता हूँ ताकि बाद में ये याद रहे आपको, ठीक है। ये देखें, ये आपकी असाइनमेंट है 2। ये मैंने आपको इधर आपके यहाँ किधर गई है ये, और ये असाइनमेंट 2 को मैं यहाँ इधर ही मैं अटेंडेंस के अंदर, बल्कि इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में असाइनमेंट का मैं साइन, सर हमारे लगा दे जी क्या कह रहे हैं, अटेंडेंस समझ गए, एक मिनट सर। अटेंडेंस लगा दे। अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू सर। तो ये अब आपकी ये असाइनमेंट मैंने अपलोड कर दी है, आप देख लीजिएगा। चलिए अटेंडेंस अभी दोबारा चेक कर लेते हैं अटेंडेंस, अभी हम सेशन एंड करते हैं, बस अभी अटेंडेंस लगाते हैं और इसको एंड करते हैं। आज कंक्लूड किया हमने, अब आप कंक्लूड आखिर में कर दूँ, पहले अटेंडेंस लगाते हैं, सब्र करें ज़रा, ये माइक ऑफ करें। ये देखिए, आज हमने एक्सप्लेन किया नोड वोल्टेज मेथड, फिर हमने लूप करंट मेथड, फिर पावर फैक्टर, उसकी एग्जांपल सॉल्व की, फिर एसी सिंगल फेज थ्री फेज में हमने उसके एडवांटेज देखे, फिर एसी सिंगल फेज थ्री फेज में मोटर जनरेटर और ट्रांसफार्मर देखा जो कि बैकबोन है, फिर हमने सिंगल और थ्री फेज जनरेटर को देखा, फिर हमने थ्री फेज स्टार डेल्टा कनेक्शन देखे ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, फिर थ्री फेज लाइन फेज वोल्टेज देखी, फिर थ्री फेज लोड टैरिफ क्या होता है उसमें डिस्कोस देखी हमने, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पाकिस्तान की, सिंगल और थ्री फेज मोटर्स को हमने देखा, फिर हमने इलेक्ट्रिक पावर सिंगल फेज और थ्री फेज हमने स्टार डेल्टा में कैसे उसका फार्मूले देखे, फिर उसके बाद कंपैरिजन स्टार डेल्टा का थ्री फेज का देखा, फिर उसके बाद हमने जो है वो स्टार डेल्टा कनेक्शन जो मोटर के हैं, स्टार डेल्टा स्टार्टर, फिर वोल्टेज करंट फार्मूला थ्री फेज इंडक्शन मोटर के वो देखे, उसके बाद हमने थ्री फेज पावर कैलकुलेशन स्टार डेल्टा में कैसे करनी है तो ये देखा। उसकी साथ साथ असाइनमेंट भी जो है 2 है, उसके नीचे क्वेश्चन मैंने ये लिख दिए, और उसकी जो है वो जो असाइनमेंट है उसके क्वेश्चन यहाँ से मैंने ये अपलोड भी आपके वहाँ कर दी। तो दिस इज़ द एंड ऑफ टुडे सेशन, so let's end this and then we'll check your attendance.